लीडरशिप जो है ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा एक कंपनी में सीईओ है तो वो लीडर है। ऑक्सीटोसिन बेस्ड लीडरशिप वो लीडर होता है जो कम्युनिटी का पहले सोचता है। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम। लीडर होता है प्रोएक्टिव। क्या ना मैं तुम्हें ऐसा कलमा बताऊं जिसको तुम पढ़ो तो तुम फारिस के और शाम के बादशाह बन जाओ। जो चार चीज़ें हम कंपनी में लगाते थे वही सेम चीज़ें मुझे क्लासरूम में लगानी पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? कैसा गया आपका समर? माशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, हमारी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए पूछ रहा हूँ कि समर आपका माशाल्लाह प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में गया? अच्छा था? ऑल गुड माशाल्लाह। अच्छा चलें, मैं हज से आया था 5 जुलाई को, तो एक क्लास मैंने वहाँ से भी ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा यादगार सफ़र था 20 दिन का माशाल्लाह, लाइफ चेंजिंग। और हज जैसी एक्टिविटी कोई भी नहीं है, यकीन करें। बहुत लर्निंग है इसमें, बहुत ज़्यादा लर्निंग है। तो 2 टेक अवेज़ जो मुझे अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ, देखें हज पे जब भी कोई जाता है ना उसके साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं और इंस्टेंट दुआज़ वहाँ पे कबूल होती हैं माशाल्लाह। वो जगह ऐसी बाबरकत है। तो मस्जिद नबवी में मैं था, वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले हम मदीना गए थे, फिर मक्का, उसके बाद फिर हज के डेज़ थे। मस्जिद नबवी में मैं असर के बाद दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मुझे ना ज़रा इस टूर को प्रोडक्टिव बना दे मेरे लिए, और मुझे बता दे कि यहाँ के टेक अवेज़ क्या हैं, क्योंकि ये फ़िक्र वहाँ जाके होती है इंसान को कि इसको मैक्सिमम प्रोडक्टिव बनाया जाए इस टूर को। तो अल्लाह की तरफ से एक पाकिस्तानी भाई जो वहाँ पे काफ़ी अरसे से 15-20 साल से आप कह लें तालीमी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, कोई कोर्सेज़ वगैरह वहाँ पे पढ़ाते हैं, तदरीस का काम करते हैं, वो रैंडमली मुझसे आके मिले और उन्होंने पहचान लिया माशाल्लाह। तो उन्होंने अल्लाह की तरफ से मुझे कहा कि अली भाई इस हज के ना 2 टेक अवेज़ हैं, अगर आप हज के टेक अवेज़ लेना चाहते हैं तो वो 2 हैं। अब देखें, मैंने दुआ की और इंस्टेंटली उस शख्स की मेरे से मुलाकात हो गई, एज़ इफ़ अल्लाह ने उसे भेजा 2 टेक अवेज़ बताने के लिए। तो वो टेक अवेज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही जामे, बहुत ही ज़बरदस्त टेक अवेज़। उन्होंने कहा कि मदीना का टेक अवे, जब हम मदीना में आते हैं, मदीना का टेक अवे है नबवी तड़प, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसानियत से। वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ आएँ और ये चीज़ लेकर ना जाएँ तो ये इनकम्प्लीट है। तो फिर उन्होंने ऐसी ऐसी मिसालें दी कि देखें हमारे नबी रहमत थे, सब के साथ, जानवरों के साथ, नॉन मुस्लिम्स के साथ, मुसलमानों के साथ, सब के साथ। तो वो तड़प हमें भी पैदा करनी है कि बस वो ना चाहत हो दिल के अंदर कि यार जो मुझे पता है वो इसे भी पता लग जाए, यानी इसको भी खुदा का तारुफ़ हो जाए, अल्लाह का तारुफ़ हो जाए, राइट। तो ये ज़बरदस्त टेक अवे उन्होंने दिया कि अपने अंदर वो तड़प पैदा करें, उसको बेदार करें उस तड़प को। तो देखिए आज हमारे यहाँ सेक्टेरियनिज़म, नफ़रतें, राइट, एक दूसरे का गला काटने, लिटरली यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि एक दूसरे का गला काटने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े, जेलसी, हसद, टांगे खींचना दूसरों की, राइट। तो मेरे लिए ये बहुत ज़बरदस्त बात थी कि यार वाकई जो सिंसेरिटी, इखलास, जो तड़प हमारे नबी के अंदर थी, बस वो थोड़ी बहुत भी हमें मिल जाए तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मक्का का लेसन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बताया। मक्का का टेक अवे उन्होंने कहा कि मक्का का टेक अवे ये है कि ईमान इब्राहीमी, क्योंकि मक्का में एक एक जगह आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद दिलाते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको पता ना कितने पावरफुल फिगर हैं कि दुनिया के जो 3 बड़े मज़ाहिब हैं, जूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तीनों में वो टॉप के फिगर हैं, तीनों में उनकी इज़्ज़त है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ईमान था, देखिए मक्का आना, अपनी वाइफ को छोड़ जाना वहाँ पे उस वादी में जो सफ़ा मरवा की वादी है, वहाँ पे किस तरह फिर वो बच्चे को उठाए फिर रही हैं, पानी तलाश कर रही हैं, फिर जमज़म का निकल आना, फिर ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाना कि काबा की तामीर करो, और उस टाइम पे इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था, पहाड़, बंजर ज़मीन, मक्का की ज़मीन आप लोगों ने देखी होगी। तो उनके जहन में आता तो होगा कि इधर कौन आएगा, एंड वाई दिस प्लेस, ये ही जगह क्यों। तो देखिए आज अल्लाह ने कैसी रौनक लगाई, बल्कि अल्लाह ने जवाब उन्हें दिया था कि इब्राहीम आपका काम तामीर करना है, रौनक लगाना हमारा काम है, मुझे है हुक्म अज़ां। इलामा इकबाल का शेर है ना, वो इसी से इंस्पायर्ड है कि तुम अज़ान दो, तुम्हारा काम अज़ान देना है, बंदे लाना हमारा काम है। तो आज आप देख लें, मक्का इज़ द मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा मक्का को विज़िट किया जाता है।
फिर देखिए कि 86 साल बाद उनकी औलाद हुई, पहली औलाद, बहुत लेट फादर बने वो, और उसी बेटे को कहा गया कि अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट है। और बेटा भी आगे से ऐसा नेक कि जब उसे ख्वाब सुनाया तो कहता है कि अब्बू जी कर दें, अल्लाह का हुक्म है तो कर छोड़ें। लेकिन वो अल्लाह का एक तरीका था कुछ सिखाने का। तो बहरहाल उनकी लाइफ, फिर देखें आग में फेंका गया, और किस तरह तब भी तवक्कल था कि अल्लाह बचा लेगा। तवक्कल होता ही है कि जब सिचुएशन इम्पॉसिबल लग रही हो तब आप ये कह दें कि आई ट्रस्ट अल्लाह, अल्लाह निकाल लेगा इस सिचुएशन से मुझे, ये तवक्कल है। तो देखिए वो तवक्कल की पीक उन्होंने दिखाई। जिब्राइल सलाम आए, कहते मैं आपकी क्या मदद करूं? तो इब्राहिम सलाम ने कहा आपकी मदद नहीं चाहिए, अल्लाह काफ़ी है। हालांकि अल्लाह नहीं भेजा था, लेकिन उनकी तौहीद इतनी पक्की थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने कहा मुझे चाहिए नहीं आपकी मदद, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, ये उनके अल्फाज हैं तब के, ठीक है, कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टेक अवे उन्होंने दिया कि देखिए जब आप वापस जाएँ ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान लेकर जाएँ। अब उनका ईमान यही था ना कि नो मैटर व्हाट हैपन्स अल्लाह है। तवक्कल, तौहीद, राइट, तौहीद का परचम कैसे उन्होंने बुलंद किया, कुर्बानियाँ कितनी दी। आज का चूँकि टॉपिक लीडरशिप है, ये फाइनल टॉपिक मैंने रखा था आप लोगों के लिए। तो लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस। लीडर सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस देता है, इसीलिए वो लीडर बनता है, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सेक्रीफाइसेस क्यों अल्लाह ने कराई? क्योंकि इमाम बनाना था। अल्लाह ने कहा ना कि मैं तुम्हें और तुम्हारी औलाद को इमाम बनाऊंगा, और देखें बनाया। बनी इसराइल इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से है, और जो बनी इस्माइल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से, ठीक है। तो उनके जो दोनों बेटे थे उसमें से इमाम आए हैं, लीडर्स आए हैं, अम्बिया आए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टेक अवे था, और आप भी ये दो टेक अवेज़ को याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, शफ़क़त, मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत, प्योर मोहब्बत, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान, उनका तवक्कल, बहुत ज़बरदस्त ये दो चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूं कि ये मेरे दो टेक अवेज़ थे। आज का मैंने जैसे बताया टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप। देखें लीडरशिप जो है ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा एक कंपनी में CEO है तो वो लीडर है, या वो कोई बहुत ही बड़ी पोजीशन पे है, या मुल्क का सदर है या प्राइम मिनिस्टर है तो ही वो लीडर है। इवन ख़वातीन लीडर हैं। किस सेंस में? ज़ाहिर है बच्चों की जो तरबियत गाह है वो सारी ख़वातीन ने करनी है, ज़ाहिर ख़वातीन है, और माँ की गोद जो है वो पहली दर्स गाह होती है बच्चों की। तो इन दिस सेंस माँ भी लीडर है, ठीक है, उसमें भी वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी तो वो आगे ट्रांसफ़र करेगी ना। इसी तरह एक बड़ा भाई लीडर है घर का, इसी तरह एक बाप लीडर है, कवाम है। तो लीडर हर जगह पर है। लीडरशिप क्वालिटीज़ हर इंसान में होनी चाहिए किसी हद तक, ख़ुसूसन अगर उसके नीचे कोई ज़िम्मेदारी है, किसी ना किसी लेवल पे ज़िम्मेदारी है। जैसे एक टीचर, मैं अभी आपको पढ़ाने आ गया हूँ, मैं लीडर हूँ इस क्लास का, ठीक है, मेरे अंदर अगर वो क्वालिटीज़ नहीं होगी जो अभी मैं बताने लगा हूँ तो शायद मैं आप लोगों को सही लीड ना कर सकूँ। वो क्या है इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। थोड़ी सी रिवीजन मैं करा दूँ आप लोगों को कि अब तक हमने पढ़ा क्या है। सबसे जो हमारी पहली क्लास थी अगर आपको याद है वो थी द बेस्ट ऑफ डीड्स, के बेहतरीन आमाल क्या हैं, ठीक है जी। उसमें मैंने आपको हदीस सुनाई कि सबसे बेहतरीन ज़िंदगी वो है कि जो लंबी हो और उसमें नेक अमाल किए जाएं, ये हदीस थी। दूसरी क्लास थी द बेस्ट रिलीजन, बेहतरीन मज़हब, और वो इस्लाम की हक्कानियत मैंने आप लोगों के सामने रखी कि वाई इस्लाम, इस्लाम ही क्यों। और उसका इन शॉर्ट क्रक्स ये था कि देखें जितने भी मज़ाहिब हैं दुनिया में, चाहे वो सुमेरियन का मज़हब है, चाहे वो इराकियों का मज़हब है, चाहे मजूसियों का मज़हब है, चाहे हिंदूज़ का मज़हब है, बुद्धिस्ट का मज़हब है, क्रिश्चियंस का मज़हब है, जूज़ का मज़हब है, उसकी सोर्स एक ही है और वो है खुदा, अल्लाह, राइट। हाँ, ये हुआ है थ्रू आउट हिस्ट्री कि वो जो स्क्रिप्चर्स भेजे गए, जो अंबिया की टीचिंग्स थी, वो डिस्टॉर्ट हुई हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से खुद से तहरीफ कर दी लोगों ने, ठीक है, चेंज कर दिया। और शैतान का बहुत बड़ा रोल है कि शैतान शिर्क करवाना चाहता है इंसानों से, जाहिर है, क्योंकि शिर्क इंसानों को वीक करता है, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करता है और शिर्क इंसानों को वीक करता है। तो उसने भी बहुत ज़्यादा तहरीफ करवाई, बहुत सी कहानियाँ बनाई, सीधी सी बात है। तो सोर्स एक ही है, और हर मज़हब में जो अच्छी टीचिंग्स हैं उसकी सोर्स एक है। हर कल्चर में जो अच्छी टीचिंग्स हैं, याद रखें हम सब इंसान हैं, एक फैमिली है, ह्यूमन फैमिली है। गोरे भी हमारे भाई हैं टेक्निकली, किस तरह हिंदूज़ भी हमारे भाई हैं क्योंकि माँ बाप एक है, आदम अलैहिस्सलाम, राइट। लेकिन
हमें डिवाइड किस चीज़ ने किया है? शैतान ने। हमारी सोर्स सेम है, और जितने भी कल्चर्स हैं उसमें अच्छी टीचिंग्स की सोर्स अंबिया हैं। हर जगह अल्लाह कुरान में कहते हैं कोई इलाका नहीं जहाँ हमने नबी नहीं भेजा, कोई कौम नहीं जहाँ हमने नबी नहीं भेजा। कुरान में तो सिर्फ उन अंबिया का जिक्र है जो अरब्स के साथ जिनका ताल्लुक था, राइट, ताकि अरबी पहचान लें और उनको एक याद दहानी हो जाए, और जूस और क्रिश्चियंस को याद दहानी। अदरवाइज़ तो पता नहीं अल्लाह ने चाइनीज़ के पास, हिंदूस कहाँ कहाँ नबी भेजे होंगे। इंडोनेशिया में एस्टेक जो कौम थी वहाँ भेजा होगा, मायंस जो थे पुराने उनके तरफ भेजा होगा, सुमेरियंस की तरफ भेजा होगा अल्लाह ने एक पैगाम देने वाला। लेकिन ये कि कुछ ने एक्सेप्ट किया, कुछ ने नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है, हमारे पास आखिरी वही सही शक्ल में मौजूद है। समझ रहे हैं आप बात? कुरान मजीद हमारे पास महफूज है, सही शक्ल में महफूज है। तो कुरान मजीद से ये पता लगता है कि पुरानी किताबों को चेंज कर दिया गया और वो मज़ाहिब को बिगाड़ दिया गया, उनकी शक्ल बिगाड़ के कुछ और कर दी गई। ये है इन शॉर्ट स्टोरी। तो ये दूसरा लेक्चर था। तीसरा टॉपिक था बेस्ट कैरेक्टर। मैंने उसमें आपको बताया था कि किरदार क्या होता है और एक अच्छे किरदार की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। उसमें सेल्फ़ कंट्रोल पे बात की, पेशेंस पे बात की, टॉलरेंस पे बात की, ठीक है, आपको याद होगा। फिर चौथा टॉपिक हमारा ऑनलाइन हुआ था बेस्ट चैरिटी, बेहतरीन सदका क्या है। तो सदका हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए मैंने उस पर बात की, आपको बताया सदक़े का कॉन्सेप्ट क्या है, ज़कात का क्या कॉन्सेप्ट है, सदका किसे देना चाहिए, कौन डिज़र्व करता है, वगैरह वगैरह। फिर पांचवा टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, वक्त की अहमियत अकॉर्डिंग टू इस्लाम। उसमें मैंने आपको हदीस और कुरान की आयत सुनाई थी कि वक्त कितना अहम है, और सूरह अल असर आपको याद होगा, असाइनमेंट भी दी थी, ठीक है जी। छठी क्लास थी टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, उसमें पेरेटो प्रिंसिपल, प्रायोरिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ABC एनालिसिस। वो इसलिए था कि आप देख लें कि वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट्स हैं टाइम को मैनेज करने के हवाले से। सातवीं क्लास थी फोकस मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको आज के बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बताया कि हम डीफोकस हो जाते हैं, तो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। हाउ कैन वी बी फोकस्ड, वो मैंने आपसे बात की थी। और आठवीं क्लास थी साइंस ऑफ हैप्पीनेस, कि खुशी की साइंस क्या है, साइंस हैप्पीनेस के बारे में क्या कहती है। उसमें मैंने आपको रिसर्चेस दिखाई थी मुख्तलिफ, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट की, सोंजा लिमोमिस की, एड डाइनर, ये कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बहुत बात की है हैप्पीनेस के ऊपर, वो मैंने आपको शेयर किया। और फिर था इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये ऑनलाइन क्लास हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू हैप्पीनेस बताया, और फिर हैप्पीनेस किस तरह अचीव की जा सकती है, खुशी किस तरह पाई जा सकती है, उस पर बात की। उसमें मैंने आपको मुख्तलिफ स्टोरीज़ भी सुनाई, हदीस भी सुनाई, आपको याद होगा, राइट। और सकीनत का कॉन्सेप्ट बताया, सकीना इज़ द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये मैं सिर्फ रिवाइज़ करा रहा हूँ। अच्छा, 10वीं क्लास हमारी लास्ट जो लेक्चर हुआ है, प्यार, इश्क और मोहब्बत, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ लव आपको बताया, और व्हाट्स द सोल्यूशन, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, इस हवाले से। तो दैट वाज आवर लास्ट क्लास। और जो अभी क्लास है इंशाल्लाह, इसके बाद आपका कोर्स एंड होगा और असेसमेंट लिया जाएगा आपका 20 MCQs का, बहुत आसान MCQs हैं, जस्ट टू असेस कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। और आज जो आखिरी क्लास है इंशाल्लाह, दैट इज़ ऑन लीडरशिप, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब आपने सीख ली, इस्लामी नज़रिया हयात आपने देख लिया, आपने खुशी का कॉन्सेप्ट देख लिया, आपने कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया, बेहतरीन अमाल के बारे में पढ़ लिया। तो अब ये सारी चीज़ें मिला के लीडरशिप बनती है, ठीक है। तो इमाम में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वील डिस्कस इट इंशाल्लाह। सो लेट्स बिगिन जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड टीचर, क्योंकि आपने लीडर की एग्जांपल्स दिए तो हमें टीचर में भी नजर आती हैं, तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें? देखिए, मौलिम जो होता है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपकी लीडर से क्या मुराद है, यानी जब आप लीडर की बात करते हैं आपके जहन में कौन आता है, क्या आता है? आपने एग्जांपल दिए ना, जैसे आप क्लास को पढ़ा रहे हैं तो आप भी एक लीडर हैं जी, एट द सेम टाइम आप टीचर भी हैं सर जी। तो हम कैसे डिफरेंशिएट असल में लीडर कौन? मैं अपने पर्सपेक्टिव से लीडर हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी मैं सही मौलिम बनूंगा। आपके पर्सपेक्टिव से शायद ना हो। असल में जो आप लीडर कह रहे हैं वो कैरिज्मेटिक लीडर होता है। कैरिज्मेटिक लीडरशिप की एक टाइप है, वो इंसान होता है जो खड़ा हो तो वाजे हो जाए कि ये कोई लीडर है, ठीक है, उसमें कैरिज्मा होता है। तो शायद टीचर एक कैरिज्मेटिक लीडर ना हो, लेकिन टीचर के अंदर वो खसूसियात ज़रूर होनी चाहिए लीडरशिप की, ताकि वो ज़्यादा अच्छा मैनेज कर सके क्लास को।
तो लीडर असल में वो होता है जो रिकग्नाइज हो जाए, लोगों के सामने रिकग्नाइज हो जाए कि ये वाकई इसका विजन भी है, इसमें पोटेंशियल भी है, वो बेसिकली लीडर है। जैसे इमाम मेहदी के बारे में आता है ना, जब वो आएंगे वो रिकग्नाइज हो जाएंगे, खुद ब खुद पता लग जाएगा कि यही है इमाम, असल इमाम। तो ये दो लीडर्स की देखें मैंने मिसाल दी इसलिए क्योंकि मॉडर्न लीडरशिप में इन दो का कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लीडरशिप सीखनी है, पढ़नी है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मैं अभी बताता हूँ आपको, लेकिन ये दो लीडर्स, नेल्सन मंडेला, पता होगा आपको इनके बारे में, ठीक है। एक मूवी है इनविक्टस है, शायद किसी ने देखी है, नेल्सन मंडेला के ऊपर बनी है कि इसने साउथ अफ्रीकन टीम को वर्ल्ड कप कैसे जिताया था रग्बी का, ठीक है, फ्रॉम ज़ीरो, लिटरली फ्रॉम ज़ीरो। तो पॉलिटिकल, एज अ पॉलिटिकल लीडर भी ये बहुत तगड़ा लीडर था। आपको पता है ना इन्होंने कितनी जेल काटी है, 27 साल। 27 साल जेल काटने के बाद ये लीडर बन गए, ठीक है। तो इनकी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ज़रूर पढ़ें। नेल्सन मंडेला की डॉक्यूमेंट्री देखें, वो मूवी इनविक्टस उसका नाम है मूवी का, वो देखें। और इसके अलावा इनकी बायोग्राफी है, वो देख सकते हैं आप। दूसरी साइड पे हिटलर है। ये दोनों में बड़ा तजाद है एज ए लीडर, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन ऑक्सीटोसिन बेस्ड लीडरशिप है, द सेकंड इज़ डोपामीन बेस्ड लीडरशिप। ये दो साइकोलॉजी की टर्म में लीडरशिप स्टाइल्स हैं। ऑक्सीटोसिन बेस्ड लीडरशिप वो लीडर होता है जो कम्युनिटी का पहले सोचता है, अपने आप को पीछे रखता है, जो पब्लिक वेलफेयर का पहले सोचता है और पर्सनल वेलफेयर को पीछे रखता है, ठीक है। जबकि डोपामीन बेस्ड लीडर जो है उसको अपनी तारीफ चाहिए, उसमें नार्सिसिज्म है, उसको अपनी वाहवाही चाहिए। और यही फ़र्क बॉस में और लीडर में होता है, ठीक है। बॉस जो है वो सबसे आगे होता है काफिले के, ताकि वो वाजे हो जाए। लीडर जो सबसे पीछे होता है, क्योंकि लीडर जो है वो बर्ड्स आई व्यू लेना चाह रहा था, उसका इंटरेस्ट टीम होता है, बॉस का इंटरेस्ट पर्सनल फेम होता है, ठीक है, और पर्सनल वावा होता है। तो ये दोनों मुतजाद, इनको पढ़ना ज़रूरी है। हिटलर को भी पढ़ें, लेकिन इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप देखें कि हिटलर की लीडरशिप कैसी थी, डिक्टेटरशिप थी, ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप थी। इसकी लीडरशिप कैरिज्मेटिक लीडरशिप थी और सर्वेंट लीडरशिप थी। सर्वेंट लीडरशिप लीडरशिप का एक स्टाइल है, ठीक है। तो सर्वेंट लीडरशिप अंबिया की भी थी। तो इसलिए इन दो को मैं आपके सामने एज ए मुवाजना करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यू कैन रीड अबाउट दैम। अच्छा जी, हदीस, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में हर बंदा लीडर है। लोगों के सामने लीडर है कि नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से हर कोई चरवाहा है, शेफर्ड है और जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। किस लिए? अपने फ्लॉक के लिए, अपने रेवड़ के लिए। द लीडर ऑफ पीपल इज गार्डियन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इस सब्जेक्ट। देखें, जो लोगों का लीडर है, जैसे खलीफा है या प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो लोगों के लिए जिम्मेदार है। जैसे हज़रत उमर की लीडरशिप है, वो कहते थे कुत्ता भी अगर प्यासा मर जाए तो उमर से सवाल होगा, ठीक है। अ मैन इज द गार्डियन ऑफ हिज फैमिली एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। एक जो शख्स है वो कवाम है, मर्द की बात हो रही है, वो अपनी फैमिली का लीडर है। कवाम होता ही लीडर है, ठीक है। तो उसमें वो खसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहले मर्द को अल्लाह सामने खड़ा करके पूछेगा, ठीक है, उसकी फैमिली के बारे में पूछेगा। अ वुमेन इज़ द गार्डियन ऑफ हर हस्बैंड्स होम। औरत जो है वो अपने घर की लीडर है, ठीक है, अपने हस्बैंड के घर की लीडर है, रिस्पॉन्सिबल है, और अपने बच्चों की, और वो उनके लिए जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है। जाहिर है मर्द चला जाता है, वो बाहर जाके उसका एक रोल है। जो इस्लामिक जेंडर रोल्स हैं वो बड़े सिंपल हैं। वो ये है कि मर्द को हुक्म दिया है कि बाहर निकलो, मेहनत करो, कमाओ, और जस्टिस के साथ जो है वो अपनी फैमिली डीलिंग्स को चलाओ। औरत का जेंडर रोल इज़ वेरी सिंपल कि घर रहो और अपने बच्चों की देखभाल करो और एजुकेशन हासिल करो। ये तो सिंपल जेंडर रोल्स हैं। लेकिन ये कि अगर औरत कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हैं तो बिल्कुल करें। जैसे वो टीचिंग करना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, नर्सिंग करना चाहती हैं, बिल्कुल करें। लेकिन ये रोल नहीं है उनका, समझ रहे ना। रोल में और हॉबी में और शौक़ में फ़र्क होता है। एक बंदा कहे कि इस्लाम ने मुझ पर फ़र्ज़ किया है जॉब करना, ये रोल है, ठीक है। तो ये औरतों पे फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। औरतों पे फ़र्ज़ क्या है? बच्चों की रखवाली, बच्चों की तरबियत और अपने घर की हिफाजत करना, अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करना। तो ये औरत एज ए लीडर है, क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज़ होंगी तो बच्चों में ट्रांसफ़र होंगी। फिर फरमाया जी कि द सर्वेंट ऑफ अ मैन इज़ गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए, सर्वेंट भी इन अ सेंस गार्डियन है, रखवाला है, रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज़ का? प्रॉपर्टी का। जो उसके मालिक ने उसके ज़िम्मे काम लगाया वो उसका रखवाला है। जैसे मैंने एक बंदे को रखा शेफर्ड,
कि रेवड़ बकरियों का काम है मेरा, तो वो बकरियों का लीडर बन गया, राइट। उसमें वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो हिफाजत कर सकेगा। नो डाउट एवरी वन ऑफ यू इज़ अ शेफर्ड एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फ्लॉक। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शक नहीं कि तुम में से हर कोई चरवाहा है, शेफर्ड है, और वो रिस्पॉन्सिबल है अपने फ्लॉक के लिए। ये पिक्चर अक्सर दिखाई जाती है कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स में, कितनी ऑथेंटिक है इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, क्योंकि मैंने भी कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की तो उसमें ये दिखाई गई। बहरहाल अगर तो ये पिक्चर सही है, जो कि मेरा ख्याल है सही है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है। इसमें वुल्फ पैक दिखाया, वुल्फ्स की लीडरशिप के बारे में बहुत लिखा गया। इंसानों में तो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लेकिन जानवरों में भी बहुत है। आप देखें जो बीज़ हैं उनकी एक क्वीन बी होती है, ठीक है, और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। जो कीड़ी है उसकी भी क्वीन आंट होती है, ठीक है, तो वो उसमें भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। वो किस तरह मैनेज करती है अपनी टीम को, लाइंस बनवाती है, डिसिप्लिन कायम करती है, ठीक है, और ऑर्डर्स देती है। तो जानवरों में भी हैं लीडर्स। तो ये जो पिक्चर है इसमें जो लीडर है वो असल में ये आगे वाला वुल्फ नहीं है, बल्कि सबसे जो पीछे वाला वुल्फ है ये लीडर है। और इसकी साइकोलॉजी क्या है, हालांकि ज़्यादातर लोग समझेंगे कि जो लीड कर रहा है वुल्फ पैक को वो लीडर है। तो ये देखिए बताया जाता है कि सबसे जो पीछे है वो लीडर है। अच्छा, अब ये एक्सप्लेन इसको बड़े मज़े से किया गया है कि इस लीडर की, इस वुल्फ की डिस्ट्रीब्यूशन देखें टीम की। सबसे आगे इसने बीमार और ओल्ड वुल्फ्स को रखा, ठीक है, वजह जी, जो टीम की पेस है वो इनसे सेट की है। अगर सबसे तगड़े वुल्फ आगे होते हैं तो बूढ़े और कमज़ोर वुल्फ्स ने पीछे रह जाना था, ठीक है, और उनका किसी ने ख्याल नहीं करना था, बल्कि उनको ताने पड़ने थे पीछे कि इन्होंने हमें स्लो डाउन कर दिया। उसने आगे इन्हें रखा और ख़ुद सबसे पीछे है कि ये पेस सेट करेंगे। इससे क्या लीडरशिप लेसन मिलता है कि देखें, लीडर एक टीम प्लेयर होता है। लीडर जो है ना वो लोन वुल्फ नहीं होता है, लोन फाइटर नहीं होता है कि बस वो अपनी पेस पे हर चीज़ सेट कर रहा है, दूसरों को एडजस्ट ही नहीं कर रहा है, दूसरों के साथ फ्लेक्सिबल ही नहीं है, डांट रहा है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं लगती। भाई नहीं लगती, आपकी समझ कुछ और है, अगलों की समझ कुछ और है, ठीक है ना। वो जेंटल ही नहीं है, उसे समझाना ही नहीं आता है, उसे सिखाना ही नहीं आता है, ठीक है, तो वो कोई लीडर नहीं है। इसी तरह बाकी के जो टीम है उनकी ट्रेनिंग हो रही है कि बी अ टीम प्लेयर। ज़रूरी नहीं कि जो पेस तुम्हारी है वो सबकी है, तो पेस ही सेट कराई उन लोगों से जो थोड़े से वीक हैं, ताकि उनकी पेस पे एडजस्ट हों बाकी सारे। अच्छा, उसके बाद सबसे जो स्ट्रॉन्ग वुल्व्स हैं क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए वो पीछे रखे हुए। लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम। लीडर होता है प्रोएक्टिव, लीडर विजनरी होता है, लीडर जो है ना फार साइटेड होता है। उसने ये सोचा होता है पहले से कि इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग तो मैं क्या करूँगा, बैकअप क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर मसले इसलिए होते हैं क्योंकि हमने फार साइटेडनेस के साथ चीज़ें विजुअलाइज नहीं की होती कि व्हाट कुड गो रॉन्ग, ठीक है। तो ये कुरान का हुक्म है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, देख लो कल के लिए क्या रेडी किया तुमने। ये सूरह हशर की आयत है, आयत नंबर 18। वलतन्ज़ुर नफ्सुन मा कद्दमत बिगद, कि देख लो तुमने कल के लिए क्या रेडी किया है, और बेशक अल्लाह जानने वाला है और देखने वाला। तो इसका हुक्म तो कुरान में भी है कि बी प्रोएक्टिव। तो ये प्रोएक्टिव वुल्फ है, इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए इसने सबसे स्ट्रॉन्ग वुल्फ्स को पीछे रखा हुआ है कि जस्ट इन केस कोई हादसा होता है, कोई हमला होता है हमारे पैक पे, तो मेरे सोल्जर्स पीछे खड़े हुए फ़ौरन से रेडी हैं लड़ने के लिए और उस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आम टीम है और बिल्कुल एंड में आप देख सकते हैं अगेन स्ट्रॉन्गेस्ट वुल्व्स उसने रखे हुए, सोल्जर्स रखे हुए, ठीक है, कि अगर पीछे से रेवड़ पे हमला होता है तो ये भी हैं और मैं भी हूँ। और ख़ुद वो सबसे पीछे इसलिए एक बर्ड्स आई व्यू लेने के लिए। अगर ये बॉस होता तो ये सबसे आगे होता। इसका ये मतलब नहीं है कि लीडर आगे आ नहीं सकता है, ठीक है। अब हम ये ना हो कि जज करें कि सबसे आगे तो ये तो बॉस है। कभी कभी लीडर आगे भी आ सकता है, इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिकमत उसकी चेक करें कि वो बर्ड्स आई व्यू लेने के लिए सबसे पीछे है। तो ये पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें बड़े लीडरशिप लेसन है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि टीम की पेस सेट कराना, ठीक है, लीडर का काम है। टीम प्लेयर बनाना, सबको, खुद भी टीम प्लेयर होना और दूसरों को भी टीम प्लेयर बनाना, ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और
खुद वाजे ना होना बल्कि टीम को एक बर्ड्स आई व्यू से देखना, नज़र रखना, एक्टिव होना, चलते फिरते रहना। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने टीचिंग की है तकरीबन 7-8 साल, तो टीचर एज अ लीडर मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि देखें, जब तक मैं स्टाफ रूम से बाहर नहीं निकलूँगा ना ब्रेक के टाइम पे, मुझे बच्चों के प्रॉब्लम्स कैसे नज़र आएंगे। क्लासरूम में तो चुप करके बैठे होते हैं ना, जब वो प्लेग्राउंड में आते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स वाजे होते हैं कि उनमें डिसिप्लिन की कितनी कमी है, उनकी अब्यूसिव लैंग्वेज है कि नहीं है, तो लीडर को निकलना पड़ता है। ये इसमें मेन जो है जी वो लेसन है। सो लीडरशिप इज़ नॉट अ पोजीशन और अ लिटिल और अ टाइटल, इट इज़ एक्शन एंड एग्जाम्पल। एक्शन और एग्जाम्पल ही असल में लीडरशिप है। लीडरशिप की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है जॉन मैक्सवेल की डेफिनेशन है। जॉन मैक्सवेल इस वक्त दुनिया का आप कह लें बहुत ही मारूफ और वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड लीडरशिप ट्रेनर है। इसको आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी, जॉन मैक्सवेल के नाम से। उसकी किताब है 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप, जिनमें से कुछ लॉज मैं अभी आज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो ये कहता है कि लीडरशिप इज द क्वालिटी टू लीड एंड मोटिवेट अ टीम टूवर्ड्स अ विजन विच नन बट यू कैन सी। बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, ठीक है। लीडरशिप की कई डेफिनेशन है, दिस इज़ वन ऑफ देम, और मुझे पसंद है। देखिए वो कहता है लीडरशिप है ही ये क्वालिटी कि उस टीम को मोटिवेट करना जो डीमोटिवेटेड है, नंबर 1, और उनको उस तरफ ले जाना, उस विजन की तरफ ले जाना जो आपके सिवा किसी को नज़र नहीं आ रहा। देखिए वो क्या लीडरशिप है कि सारे पहले ही कायल हैं कि हाँ यही होना चाहिए, और वो मोटिवेटेड भी हैं, और आप बस उनके आगे खड़े हो गए और आपने वो काम करा दिया। ऑल्दो ये भी इन सम सॉर्ट लीडरशिप ही है, लेकिन असल लीडरशिप ये है जो प्रॉफिट्स की लीडरशिप थी। देखिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था सफ़ा की पहाड़ी पे खड़ा हो गया कि क्या ना मैं तुम्हें ऐसा कलमा बताऊं जिसको तुम पढ़ो तो तुम फारिस के और शाम के बादशाह बन जाओ। तो सब ने कहका लगाया था, सब हंसे थे, ठीक है, क्योंकि अरब जो है वो एक इंतहाई अनप्रोडक्टिव कौम मशहूर थी कि इनमें कोई टैलेंट नहीं है, इनको तो दुनिया का नहीं पता। उस टाइम तो रोमन्स और पर्शियंस पीक पे थे, ठीक है। तो आप सोचें कि क्या विजन दिखाया प्रॉफिट ने कि क्या तुम नहीं बनना चाहते हुक्मरान बादशाह इन 2 इलाकों के, शाम और फारिस के। खालिद बिन वलीद भी हंसने वालों में से थे ज़ाहिर है। बाद में जब उन्होंने खुद फतह किया कैसल ऑफ हिरा तो रोने भी लग गए कि उस टाइम मैंने कहका लगाया था, मुझे क्या पता, मैं ही हिरा के पैलेस को देखूंगा। हिरा वो सिटी है इराक में। तो देखिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टीम को एक ऐसा विजन दिखाया जो इम्पॉसिबल था बज़ाहिर, और उस तरफ लीड किया और वो करके दिखाया। हर प्रॉफिट का यही मामला है। हज़रत मूसा क्या विजन दिखाया अपनी कौम को? फ़िरौन से निजात। इम्पॉसिबल थी कि नहीं? लोगों ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, फ़ौज नहीं है हमारे पास, बंदे नहीं है हमारे पास, वेपन्स नहीं है हमारे पास, 100 बहाने थे। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। 2 बंदे हारून और मूसा, सिर्फ 2 थे। फ़िरौन के दरबार में गए, उससे डायलॉग किया, उससे डिबेट की, उसकी PR तोड़ी। डिप्लोमेसी है। हज़रत मूसा ने जो फ़िरौन को शिकस्त दी है वो बेसिकली डिप्लोमेसी के थ्रू दी है, PR के थ्रू दी है, ठीक है, किसी फ़ौज के थ्रू नहीं दी है। जलील किया फ़िरौन को उसके दरबारियों के सामने। कैसे? जादू का जो मुकाबला हुआ था, ठीक है, फ़िरौन के दरबारियों ने रस्सी फेंकी, वो सांप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका, वो ऐसा सांप बना, सबको निगल गया। जो जादूगर थे उस दौर के, उन्होंने सजदा कर दिया मूसा के खुदा को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम जादूगर हैं, हमें पता है कि ये आंखों की डिसेप्शन है जादू, लेकिन मूसा का जो अज़दा था वो आंखों की डिसेप्शन नहीं है, वो असल में मोजज़ा है। तो सजदा कर दिया। आप देखें कि किस तरह कमर तोड़ी फ़िरौन की, कि पूरा मजमा लगा हुआ था, वो भी देख रहे हैं। जैसे ग्लैडिएटर मूवी आपने देखी है, उसमें भी वो इसी तरह तोड़ता है ना कमर उसकी, कि सब के सामने उसको जलील करता है। तो यही हुआ। तो इसलिए वो भी लीडरशिप थी कि उस विज़न की तरफ मोटिवेट किया और चलाया और करके दिखाया जो बज़ाहिर इम्पॉसिबल था। यही तो लीडरशिप है असल में। तो नेल्सन मंडेला, इसकी लीडरशिप आप देखेंगे, इसने भी वो विज़न दिखाया। इसका मेन विज़न ये था ना कि साउथ अफ्रीकन एक कौम बने और रेसिज्म को ख़त्म करें, काले और गोरे में जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। ये बज़ाहिर तो इम्पॉसिबल था क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किलात थी। जैसे पाकिस्तान में कोई रिलीजियस लीडर ये विज़न लेकर आता है कि मैंने सेक्टेरियनिज़म को ख़त्म करना है,
आप बज़ाहिर बहुत मुश्किल काम है, लोगों को मोटिवेट करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो कर लेता है तो वही लीडर है। ओके, वो उसकी क्वालिटी है। और ये खुदादाद सलाहियात होती हैं, अल्लाह की तरफ से मदद भी होती है। हमें एज क्या है मुसलमान को कि अल्लाह की मदद, ठीक है, ये हमें एज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक टाइटल नहीं बल्कि एक्शन और एग्जाम्पल है। क्या लीडर्स बॉर्न होते हैं या मेड होते हैं? दोनों चीज़ें होती हैं। जो बॉर्न होते हैं उनको कैरिस्मेटिक लीडर्स कहते हैं, उनमें खुदादाद सलाहियात ऑलरेडी होती हैं, उनके जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये रॉयल फैमिलीज़ आपको पता है ना कि बहुत सिलेक्टिव होते हैं शादी करने में, क्योंकि इनको हाईएस्ट जीन्स चाहिए, टॉप जीन्स चाहिए, ठीक है। इसी तरह इंडिया की जो फैमिली है, गांधी फैमिली जो है, ये गांधी नहीं, महात्मा गांधी वगैरह जो फैमिली है, और नेहरू की जो फैमिली है, वो भी बहुत सिलेक्टिव होके इस तरह अपने बच्चों की शादियां करते हैं, रॉयल ब्लड के साथ ही करते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है जो यूजेनिक्स की पूरी फील्ड है, इसकी कौन ये था, चार्ल्स डार्विन, उसने कहा था ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में सबसे ऊपर कौन आएगा? जो सबसे फिट है, जीन्स वाइज जो सबसे फिट है। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जीन्स अगर स्ट्रांग है तो फिर आपकी जो है वो जाहिर है क्वालिटी स्ट्रांग है। लेकिन एनीवे, ये खुदादाद सलाहियात तो होती हैं, जीन्स से भी होती हैं, लेकिन लीडर बना भी जा सकता है, बल्कि ज़्यादातर लोग लीडरशिप सीखते हैं। ये कैरिस्मेटिक लीडर्स बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो लीडर्स बनते हैं और सीखते हैं। लीडर्स आरंट बॉर्न, दे आर मेड, एंड दे आर मेड जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स थ्रू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से लीडरशिप सीखी जाती है, सेक्रीफाइस से, एंड दैट्स द प्राइस वील हैव टू पे टू अचीव द गोल और एनी गोल। हाँ, वो जो खुदादाद सलाहियात वाले लीडर्स हैं वो कुछ देर के लिए लीडर्स हैं, लेकिन उसके बाद जब तक वो सेक्रीफाइस नहीं देंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो वो भी लीडर्स नहीं है। ये इससे मुराद है। ओके, हु इज़ द लीडर? लीडर शोज द वे। नंबर 1, लीडर रास्ता दिखाता है, विजन देता है। लीडर ड्राइव्स पीपल टूवर्ड अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल की तरफ ले जाता है अपने लोगों को। हैज़ अ पर्सनैलिटी एंड सेट ऑफ लीडरशिप स्किल्स दैट मेक्स अदर्स वांट टू फॉलो हिज हर डायरेक्शन। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी कमांडिंग है, असर्टिव है कि लोग उसकी बात मानते हैं, लोग उसकी बात सुनते हैं। अब गाँव में आप देखें, जो पंचायत है उसका भी एक लीडर होता है, उसमें भी ये क्वालिटीज़ होती हैं जो यहाँ पे बताई जा रही। इमाम मस्जिद, उसमें भी ये लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर उसने नमाजियों को पक्का करना है और उसने अटैच करना है मस्जिद से यूथ को, ठीक है। एक बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर है, उस शख्स का नाम मेरे जहन से निकल गया है, लेकिन उस शख्स की स्टोरी टेड टॉक्स पे है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। एनीवे, उसकी स्टोरी मैं आपको सुना देता हूँ। वो बंदा 45 ईयर ओल्ड है और वो कहता है कि मैं 5 कंपनीज़ का CEO रहा हूँ। तकरीबन उसकी 20 साल का उसका एक्सपीरियंस था कंपनीज़ का। तो वो कहता है मैं 5 कंपनीज़ को रन करके आया हूँ, CEO। उसके बाद ही सेड आई वांटेड टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मुझे ये एहसास हुआ मिड लाइफ क्राइसिस से जब मैं गुजरा कि मुझे ना कुछ सोसाइटी को देना चाहिए। तो उसने कहा मैंने टीचिंग शुरू कर दी। तो वो कहता है कि टीचिंग मेरा पैशन भी था। तो जब मैं टीचिंग में आया, और वो बड़ी छोटे लेवल की टीचिंग पे आया, यानी स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, इस तरह उसने टीचिंग शुरू की। तो वो कहता है कि जब मैं टीचर बना तो मेरे जहन में था कि स्टूडेंट्स सुपर मोटिवेटेड होंगे सुनने के लिए, लर्नर बैठे होंगे, ठीक है, मेरी बात सुनेंगे। लेकिन जब मैं गया तो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए बैठे नहीं हुए, वो लर्न करने के लिए बैठे नहीं, वो शुगर लगाने के लिए बैठे हुए, ठीक है। तो उसने कहा कि बाद में लेकिन ना मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि इस क्लास को ही तो मैंने कंट्रोल करना है, यही तो लीडरशिप है, इन्हीं को तो मैंने मोटिवेट करना है मेहनत करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ये आपका जवाब आ गया ना कि वो अब अपने अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करेगा तो होगा ना, ठीक है। तो उसने 4 चीज़ें बताई कि जो 4 चीज़ें हम कंपनी में लगाते थे वही सेम चीज़ें मुझे क्लासरूम में लगानी पड़ी। दिस एक्सप्लेन्स के लीडर में सेम क्वालिटीज़ होती, चाहे वो क्लासरूम में, चाहे वो कंपनी का CEO। उसने कहा कंपनीज़ में हम क्या करते थे कि नंबर 1 लीडर में जो क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो ऊपर आता है वो है बिलीफ। बिलीफ यानी यकीन, ठीक है। लीडर का बिलीफ अगर स्ट्रांग नहीं है तो टीम चलेगी नहीं साथ। देखिए ना, लीडर कह दे हम हार गए, सब खत्म हो गया, बस इट्स ओवर, तो टीम जो है वो एक तो उसे गालियां भी निकालेंगे कि हमें इतना दूर ये लेकर आया और आप कह रहे हैं सब खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा वो ये सोचेंगे कि इसने हमारा वक्त ज़ाया किया। तो अपनी टीम पे यकीन करना, अपने विजन पे यकीन करना और उस यकीन को रिवाइव करते जाना लोगों में, ठीक है। जैसे प्रॉफिट्स थे, उनका यकीन बहुत स्ट्रॉन्ग था।
तो उसने कहा कि पहली चीज़ है बिलीफ। जब तक उसने कहा एज ए टीचर मुझे बिलीफ नहीं है कि ये लोग मेहनती बन सकते हैं, ये लोग अच्छे स्टूडेंट्स बन सकते हैं, मैं उसको ट्रांसफ़र ही नहीं करूँगा। फिर मैं भी खाना पूरी के लिए आऊँगा, तनख्वाह मिल रही है, बस ठीक है, आए लेक्चर दिया चले गए, स्टूडेंट्स भी वहाँ बैठे शुगर लगा रहे हैं, उनका काम वो कर रहे हैं, अपना काम मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट, क्लास एंड्स। लेकिन उसने कहा मैंने इस बिलीफ को ट्रांसफ़र किया। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल आप कह लें राउडी स्टूडेंट्स, पढ़ना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने कसम खाई हुई थी कि हमने तंग करना है इन्हें, उनको बिलीव दिलवाया कि तुम लोग इस लेवल के स्टूडेंट्स बन सकते हो, टॉप के, ठीक है। उस बिलीफ को उसने ट्रांसफ़र किया। तो उसका अपना यकीन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बल्कि बिलीफ के बारे में तो यहाँ तक आता है ना कि जैसे वो महात्मा गांधी का कोट है, उसने कहा था कि फर्स्ट दे लाफ एट यू, सबसे पहले वो तुम पे हंसते हैं। विजन के बारे में बात कर रहा है गांधी। फर्स्ट दे लाफ एट यू, देन दे अपोज यू, फिर वो तुम्हारी मुखालफत करते हैं। देन दे टॉक अबाउट यू, दे टॉक अगेंस्ट यू, फिर वो तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं। एंड देन दे किल यू, देन दे वांट टू किल यू, फिर वो तुम पे इस हद तक हमला भी करने आते हैं। एंड देन यू विन, और उसके बाद तुम जीत जाते हो। यानी लीडर का बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि अगर लोग मारने भी आ जाएं उसे, तो वो कहता है बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। तो ये उसका बिलीफ है। तो इसी तरह आप देखें अंबिया का बिलीफ और यकीन की वजह से लोग उनके पीछे आए। ये पहली चीज़ हो गई बिलीफ। दूसरी चीज़ उसने कहा सेटिंग गोल्स। बिलीफ इनफ नहीं है, मैं एक टीम को मोटिवेट कर दूं बड़ी बड़ी बातें करके, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ठीक है, वो पंप हो गए। उसके बाद वो कहेंगे करना क्या है, और मैं एम्प्टी हूँ, मैं ब्लैंक हूँ, मेरे पास कुछ भी बताने को नहीं है, गोल्स ही नहीं है आप लोगों को देने के लिए, ठीक है। तो उसने कहा मैंने स्टूडेंट्स को गोल्स दिए। मिसाल के तौर पे 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं। एज ए टीचर उसने कहा मैंने हर स्टूडेंट को परखा, इसमें कौन सी इंटेलिजेंस है, इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों में म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस से मुराद है कि उनको आवाज़ों से, उनको ऑडियो से बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, उनको मैंने उस तरह डील किया। कुछ लोग की विजुअल इंटेलिजेंस है, उन्हें रास्ते बहुत याद होते हैं, उन्हें मैप्स बहुत याद होते हैं, ठीक है, मैंने उन्हें उस तरह से डील किया। कुछ लोग जो हैं वो उनको पेंटिंग और आर्ट्स, एस्थेटिक्स में उनकी इंटेलिजेंस है, उनको पसंद है डायग्राम्स देखना, उनको पसंद है यानी पिक्चर्स देखना, उससे उनको चीज़ें समझ लगती, मैंने उनको उस तरह डील किया। गोरे किस लेवल पे मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स पे आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको यकीन है इस बात का कि अगर टीचर अच्छा है तो कौम अच्छी है। हमारा यकीन उठ चुका है इस बात से। हमारे यहाँ जब आप किसी को बताएंगे ना स्कूल च टीचर है, वो कहेंगे कोई और जॉब नहीं मिली, स्कूल च टीचर, मास्टर लगा है, ठीक है, ऐसे ही है ना। यानी इस लेवल की डिग्रेडेशन, मौलवी और टीचर दोनों की डिग्रेडेशन है हमारी सोसाइटी में, जो एक कंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। गोरों ने इज्जत दी टीचर्स को, हमने टीचर को जो है ना वो किसी दौर में इज्जत होती थी, लेकिन अब जो भी वजूहात हैं, टीचर की अपनी वजूहात हैं, शायद स्टूडेंट्स की वजूहात हैं, जो भी है, लेकिन इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं और टीचर ने मेहनत करना छोड़ दी। तो आप देखें किस लेवल पे डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स से कि हर एक को अलग डील करूं। मेरी एक ट्रेनिंग हुई थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आया था उनका फ़िज़िक्स का प्रोफेसर। जब मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता था OA लेवल्स को, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसने इस लेवल पे हमें बताया। उसने कहा कि मैं एज ए टीचर, जब मैं टीचर था, मैं 3 असाइनमेंट्स बनाता था, 3 किस्म के, और 3 किस्म के क्विज़ बनाता था। तो हम बड़ा हैरान हुए कि हम तो सारी उम्र एक ही क्विज़ बनाया। किसके लिए 3 बनाता था? एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए, मिड लेवल स्टूडेंट के लिए और वीक स्टूडेंट्स के लिए। 3 डिफरेंट क्विज़ बताता था और स्टूडेंट्स को पता नहीं लगने देता था कि डिफरेंट है, ताकि उनको एहसास कम्पनी ना हो ना कि उसको मुश्किल मुझे। तो वो इस तरीके से बनाता था और देता था कि जो वीक हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसमें आसान सवाल है, राइट। कॉन्फिडेंस बढ़ाना उसका मेन मकसद था, ना कि उन बच्चों का कॉन्फिडेंस शैटर करना। वही बात है ना वुल्व्स वाली, कि पेस अगर टीचर अपने मुताबिक सेट कर रहा है और ये देख रहा है कि जो लाइक बच्चे हैं इनको मैंने चैलेंज देना है, तो वो सारा क्विज़ ही मुश्किल बना दे, तो जो वीकर स्टूडेंट है उनका क्या होगा, ठीक है। इस लेवल पे मेहनत है। तो दूसरा पॉइंट है सेटिंग गोल्स, गोल्स को सेट करना, गोल्स देना टीम को। अच्छा बेटा तुम्हारी रीडिंग अच्छी है, चलो ये बुक पढ़ के आओ, नेक्स्ट वीक हम इसको डिस्कस करेंगे। अब उसको एक गोल मिल गया बच्चे को, राइट, वो एंजॉय करेगा इस गोल को, पढ़ कर आएगा,
डिस्कस करेंगे आप, वो और इन्जॉय करेगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सहाबी को गोल दिया। अबू हुरैरा को किन चीज़ों पे लगाया? हदीस सुनने में और इकट्ठा करने में। खालिद बिन वलीद को क्या गोल दे दिया? सैफुल्लाह, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, राइट। इसी तरह इब्ने अब्बास को क्या गोल दे दिया? मुफस्सिर कुरान, कि अल्लाह इसे अंडरस्टैंडिंग दे कुरान की, वो कुरान की तफसीर लिखने में मशगूल हो गए। इब्ने मसूद को फ़क़ीहुल उम्मा कहा कि ये फ़क़ीह है मेरी उम्मत का, राइट। तो देखें उनकी तरफ से फ़िक़्ह आ रही है। हर सहाबी को उसकी क्वालिटीज़ बता दी और उन क्वालिटीज़ के मुताबिक उसको गोल दे दिए। ये लीडर का काम है, ठीक है। लीडर का काम ये नहीं ऑफिस में बैठा रहे और बस ठीक है जो चल रहा है उस तरह से चलने दे। दूसरा उसने कहा गोल सेटिंग। तीसरी चीज़ उसने बड़ी इंपॉर्टेंट जो बताई वो ये थी कि स्ट्रैटेजी मेकिंग। गोल सिर्फ बना आपने एक्सप्लेन नहीं करने, स्ट्रैटेजी भी बना कर देनी है, ठीक है। अपनी टीम को, अपने मैनेजर्स को स्ट्रैटेजी बतानी। जैसे मैं इस वक्त यूथ क्लब का दावा हेड हूँ, एक लीडरशिप पोजीशन में, ठीक है। यानी दावा किस तरह करना है, क्या लेक्चर्स होने चाहिए, क्या इवेंट्स होने चाहिए, किस ऑडियंस को टैप करना है, किस तरह के इवेंट्स करवाने हैं, कैलेंडर कैसे बनाना है, ये सारा मेरा काम है। डायरेक्शन देना मेरा काम है। अब जो इवेंट मैनेजर है वो मेरे डायरेक्ट अंडर है। इवेंट मैनेजर का काम है इवेंट्स इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब वो ब्लैंक हो मेरी तरफ से, ना मैंने कोई स्ट्रैटेजी दी, ना मैंने कोई गोल दिया, राइट, ना ही मैंने उसे कुछ बताया कि ऐसे करो, तो वो ब्लैंक है। तो ये तीसरा काम है। और चौथा काम बड़ा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे उसने कहा मोस्ट लीडर्स फेल, दैट इज़ फॉलो अप, ठीक है। फॉलो अप समझ दें, एक टास्क दे के फिर उसको फॉलो अप करना। ज़्यादातर लोग फॉलो अप में फ़ेल हो जाते हैं। उसने कहा इस ये वजह है कि लोग लीडर सही से लीडरशिप नहीं कर पाते। तो ये चार चीज़ें याद रखें, ये हाई लीडरशिप की बातें हैं। नंबर 1 बिलीफ, यकीन, ठीक है। 3 तरह के बिलीफ्स हैं कुरान में, पढ़े हैं आपने कभी? आइनुल यकीन, हक्कुल यकीन और एक है आइनुल यकीन, हक्कुल यकीन, तीसरा सॉरी मेरे जहन से भी निकल गया। बहरहाल तीनों यकीन को कभी आप पढ़िएगा। 3 टाइप्स ऑफ यकीन गूगल पे लिखेंगे, आर्टिकल आ जाएगा। एनीवे, यकीन, दूसरी चीज़ सेटिंग गोल्स, तीसरी स्ट्रैटेजी मेकिंग, चौथी फॉलो अप। ये लीडरशिप है बस, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप समझ आ गई। बहरहाल आगे चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लीडरशिप का। इमोशनल इंटेलिजेंस इन शॉर्ट मैंने आपको कई बार बताया है, इमोशंस का सही इस्तेमाल करना, राइट, और हालात की सही इंटरप्रिटेशन करना। कई लोग हालात की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं बीइंग टू इमोशनल, और वो फिर तकदीर से शिकायत करने लगते हैं, अल्लाह से शिकायत करने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। तो इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप हाईली इमोशनल इंसान हैं या ड्राई इंसान हैं, आपको पता होना चाहिए ताकि आप इमोशंस को सही एक्सप्रेस कर सकें। मोटिवेशन, आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना आना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए आप, ठीक है। वो तभी होगा जब आपको सेल्फ अवेयरनेस है। एम्पैथी, आप लोगों में एहसास की कमी नहीं होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। एम्पैथी ये है ना कि मिसाल के तौर पे दूसरे के शूज़ में जाके देखना कि वो किस सिचुएशन में है। बॉस जो है वो लेस एम्पैथेटिक होता है। ये पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। जैसे कंपनीज जब HR का बंदा सिलेक्ट करती है ना, ह्यूमन रिसोर्स का, तो वो बाकायदा उसका पर्सनैलिटी टेस्ट लेके सिलेक्ट करती हैं। क्योंकि अगर एक होता है थिंकर, एक होता है परसीवर, ये 2 फ़र्क हैं पर्सनैलिटी टाइप्स में, ठीक है। फीलर और ये जो है वो परसीवर, थिंकर, फीलर, परसीवर। जो फीलर है वो किसी को निकालते हुए ये सोचेगा कि यार इसका घर कैसे चलेगा, समझ आ रही। जो थिंकर है वो देखेगा कि नहीं इसकी जगह बेहतर बंदा आ गया, निकाल दो, राइट। जैसे एक बाबा जी हैं, 60 साल उनकी उम्र है, कंपनी में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में, और सारा घर उन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। उनकी जगह कोई नया बंदा आ जाता है जो अभी यंग है, जिसको और जॉब्स भी मिल सकती हैं, तो जो थिंकर है वो क्या करेगा कि बाबा जी को साइड पे करो, यंग को अंदर लेकर आओ, क्योंकि यंग सैलरी भी कम लेगा, यंग मेहनत भी ज़्यादा करेगा। जो फीलर है वो कहेगा कि नहीं यार ये इतने अरसे से काम कर रहे हैं। तो HR का बंदा होता है रूथलेस, उन्हें चाहिए रूथलेस बंदा, ठीक है, जो इमोशन से खाली है। तो वहाँ पे वो सिलेक्ट करते हैं। लेकिन खैर एनीवे, लीडर में एम्पैथी होनी चाहिए, लीडर को सोचना चाहिए अपने लोगों का। सोशल स्किल्स से मुराद है कि सोशली आप कैसे हो,
आपका बातचीत का तरीका, आपका डीलिंग का तरीका, आपके पीआर स्किल्स कैसे हैं, ठीक है, क्या आप अपनी बात को सही से समझाते हो। कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, यानी वो कुड़ते रहते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता है। अभी रिसेंटली एक आप ही की उम्र के एक भाई थे, उन्होंने मुझसे कहा जी कि मेरा दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, हम दोनों ने इकट्ठी फ्रीलांसिंग शुरू की, अल्लाह ने उसे तरक्की दे दी, मुझे इतनी तरक्की नहीं दी, अब वो मुझे जलील करता है जगह जगह। मैंने कहा कैसे? जब भी हम किसी महफिल में बैठे होते हैं तो मेरी तरफ इशारा करके टॉन्ट कर देता है, ठीक है, मुझे जलील करने लग जाता है, उसका एटीट्यूड डिग्रेडिंग हो गया। तो मैंने कहा आपने कभी एक्सप्रेस किया? कहता नहीं। तो मैंने कहा फिर मसला कैसे हल होगा? अपने दोस्त को बताया ही नहीं, आपने एक्सप्रेस ही नहीं किया, वो तो समझेगा कि इसको तो फिर ठीक है, इसी तरह लगी जाओ। तो एक्सप्रेस करना सीखें, इसको सोशल स्किल्स कहते हैं, ठीक है, ओके। और लास्ट है सेल्फ रेगुलेशन, के आपने अपने गुस्से पे काबू, इसको सेल्फ रेगुलेशन कहेंगे, स्ट्रेस पे काबू, सेल्फ रेगुलेशन, ये टेक्निक्स आनी चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा ये होता है। आपने देखा है ना कि जो टॉप के लीडर्स हैं वो, उन्हें मीडिया सख्त से सख्त बात, कड़वी से कड़वी बात कह दें, लोग उनको चाहे सामने खड़े होकर गाली भी दे दें, गुस्सा बहुत चढ़ता होगा उन्हें, लेकिन उनका कंट्रोल आप देखिए कि वो जाहिर नहीं होने देते, ठीक है। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस है इन शॉर्ट। साइंस ऑफ लो इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये साइंस नहीं होने चाहिए हम लोगों में। बीइंग आर्गुमेंटेटिव, नॉट लिसनिंग, ब्लेमिंग अदर्स, इमोशनल आउटबर्स्ट, और इन शॉर्ट ये बाकी भी हैं। दे ऑलवेज हैव टू बी राइट। देखें जो लो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमेशा हम ही सही हों, यानी उनसे इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। जब आप उनसे कोई इख्तलाफ करेंगे तो वो गुस्से में आ जाएंगे। दे आर ऑब्लिवियस टू अदर पीपल्स फीलिंग्स, वो इग्नोर करेंगे दूसरे लोगों की फीलिंग्स और कहेंगे भाड़ में जाए उनकी फीलिंग्स, असल में मेरी फीलिंग्स हैं, राइट। दे बिहेव इनसेंसिटिवली, इनसेंसिटिव होंगे। दे ब्लेम अदर्स फॉर देयर प्रॉब्लम्स, ये एक साइन है कि वो कभी भी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो दूसरों पे ब्लेम डालते जाएंगे कि जी इनकी वजह से हुआ, ये तो इन्होंने किया है तो ऐसे हो गया। मिसाल के तौर पे डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इनिशिएटिव्स लेने वाले, वो खुद ही ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि नो मैटर उन्हें सपोर्ट है कि नहीं है, वो काम कर जाते हैं। जिसने नहीं करना उसके पास 100 बहाने हैं, उसने फ़ंड नहीं रिलीज़ किए, उसने मेरी हेल्प नहीं की, उसने पोस्ट नहीं लगाई, उसने ये नहीं किया, उसकी तरफ से डिले है, राइट। तो ये ब्लेम गेम है। दे हैव पुअर कोपिंग स्किल, उनके कोपिंग स्किल्स पुअर होते हैं। कोपिंग से मुराद है यानी वही जो रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेशन। दे हैव इमोशनल आउटबर्स्ट, फट जाते हैं। न्यूरोटिसिज्म इसको कहते हैं, जो ओशन पर्सनैलिटी ना, OCEAN, टॉप 5 ट्रेट्स की जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, राइट, द बिग 5 ट्रेट्स, उसमें N जो है न्यूरोटिसिज्म है। न्यूरोटिसिज्म है कि एक बंदा जो है वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं पाता, और डिप्रेस होता है तो एक्सट्रीमली डिप्रेस हो जाता है, रोने लगता है तो एक्सट्रीम रोने लगता है, राइट, या नेगेटिव होता है तो एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाता है, जेलस होता है तो एक्सट्रीम जेलस होता है, यानी उसकी हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे। ये न्यूरोटिसिज्म है, ठीक है। तो उनके इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं और उन्हें कंट्रोल नहीं होता। दे टर्न कन्वर्सेशंस टूवर्ड देमसेल्व्स, उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि महफिल में कन्वर्सेशन बार बार उनकी तरफ आए। नार्सिसिज्म है ये। दे स्ट्रगल विद रिलेशनशिप, ऑब्वियसली रिलेशंस में वो इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो इनसेंसिटिव होते हैं, तो दूसरे लोग उनके पास आना पसंद नहीं करते, उनसे दोस्ती करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा इंतहाई सेल्फिश है, इसने मुझे रोंद के आगे चले जाना, ठीक है। तो ये उनके साइंस हैं। तो अगर किसी में ये है तो ये कोई डिस्करेज होने वाली बात नहीं है या बिल्कुल ही डिप्रेस होने वाली, ये मुझ में भी इनमें से कुछ थे। इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी जाती है, ठीक है, मैं इकरार कर रहा हूँ, इनमें से शायद कुछ मुझ में भी थे। आज से 5-6 साल पहले में भी 10 साल पहले ज़्यादा होंगे, क्योंकि इंसान रॉ होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी रॉ होती है, रफ़ होती है, इसीलिए तो कुरान और हदीस आया ना कि उस पर्सनैलिटी को बेहतर करे। तो कोई बात नहीं है, लर्न की जा सकती, इन चीज़ों को इंशाल्लाह देखा जा सकता है। कुरान की जो इमोशनल इंटेलिजेंस की तारीफ़ है आपको बता देता हूँ, और इसमें लीडरशिप भी है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है सूरह आल इमरान आयत नंबर 159 में, सो बाय मर्सी फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की रहमत से ए नबी यू वर लीनियंट विद देम, आप इनके साथ लीनियंट थे। लीडर को लीनियंट होना चाहिए, लेकिन लीनियंसी से मुराद ये नहीं है कि ओवर फ्लेक्सिबल हो जाए और लोग उसका गलत फ़ायदा उठाएं। लीनियंट से मुराद है गलती हो गई माफ़ कर दे, दूसरी बार हो गई माफ़ कर दे, तीसरी बार थोड़ा सा खींच लें, फीडबैक दे दें, वार्निंग्स दे दें, ठीक है, लेकिन लीनियंसी दिखाना ज़रूरी है।
एंड इफ़ यू हैड बीन रूड, अगर तुम रूड होते और हार्श होते अपने दिल में, यानी इनको फ़ौरन पकड़ लेते, इनको सजाएं देते, दे वुड हैव बीन डिस्पेंडेड फ्रॉम यू, तो ये तुम्हारे से उठ जाते, बैठना भी पसंद ना करते तुम्हारे पास। तो ये अल्लाह का फजल है कि तुम रहम दिल हो, तुम लीनियंट हो, ठीक है। सो पार्डन देम, इनको माफ़ करो, एंड आस्क फॉरगिवनेस फॉर देम, और इनके बिहाफ पे अल्लाह से फॉरगिवनेस तलब करो। लीडर जो है वो लोगों का सोचता है, इसलिए कहा गया कि उनके बिहाफ पे अल्लाह से मगफरत तलब करो। एंड कंसल्ट देम शूरा वशाविरहुम फिल अम्र, और देखो इनसे मशवरा करो। लीडर अकेला नहीं चलता बल्कि मशवरा करता है। अगर आप एक अच्छे शौहर बनना चाहते हैं, जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, तो मशवरा करने वाला बने, ठीक है। अपनी वाइफ को ये इंप्रेशन ना दें कि मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी हैसियत ही कोई नहीं है, बस खाना बनाओ, दैट्स इट, इसके अलावा तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तो अक्लमंद जो शौहर होता है वो करता वही है जो करना चाहता है, लेकिन सबको मशवरे में शामिल ज़रूर करता है, ठीक है। ये तो मैंने एक मजाक में कहा है। देखें, अगर कोई अच्छी सजेशन आ जाए किसी की भी तरफ से, चाहे वाइफ हो चाहे औलाद हो, तो ज़रूर उस पर गौर करें, ठीक है। लेकिन जब लीडर एक डिसीजन ले ले तो बाकियों को भी चाहिए कि उस पर ट्रस्ट करें, कंसल्ट करें, एंड व्हेन यू हैव डिसाइडेड, जब आप फैसला कर चुको फिर तवक्कल करो। तो लीडर जो है वो बार बार फिरता नहीं है अपनी चीज़ों से, ठीक है, तवक्कल करता है, अल्लाह पे तवक्कल करता है। इंडीड अल्लाह लव्स दोज हु रिलाई, बेशक अल्लाह मुतवक्किलीन से मोहब्बत करता है, जो तवक्कल करने वाले हैं उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो ये इन शॉर्ट लीडरशिप का कुरानिक एक पैराडाइम मैंने आपको दिखाया, और इमोशनल इंटेलिजेंस का। अब वो लॉज मैं आपको क्विकली बताता हूँ। अच्छा जी, ओके, पहला लॉ है द लॉ ऑफ प्रोसेस। ये है वो 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप, जॉन मैक्सवेल की किताब, और इसमें से चंद एक लॉज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लॉ ऑफ प्रोसेस ये कहता है कि लीडरशिप डेवलप्स डेली, नॉट इन अ डे। ये एक प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक बंदा लीडर बन जाएगा। लीडर सीखता है, ग्रो करता है, राइट, लीडर इंप्रूव करता है और इस प्रोसेस में शामिल होता है, ग्रोथ के प्रोसेस में। तो इन शॉर्ट ये पहली चीज़ है। नंबर 2, द लॉ ऑफ एडिशन, द कॉन्सेप्ट दैट द लीडर इज देयर टू सर्व एंड ऐड वैल्यू टू द पीपल। लीडर का काम ही है अपनी टीम को ग्रो करना, उनमें वैल्यू ऐड करना। मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे के अंडर 5 साल हो गए हैं मुझे, और उसने आज तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया मुझे ग्रो करने के लिए, ठीक है। मुझे कोई ट्रेनिंग्स नहीं कराई, मुझे कहीं साथ नहीं लेकर गए, कोई एक्सपोजर नहीं दिया, तो ही इज़ नॉट अ गुड लीडर, क्योंकि उसने ऐड कुछ नहीं किया मेरे अंदर। उसने सिर्फ अपने काम निकलवाए हैं, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं ऐड हुआ, तो ये फिर अच्छी लीडरशिप नहीं है। तो लीडर ऐड करता है वैल्यू को। ऑर्गेनिक लीडर्स वर्सेस डेजिग्नेटेड लीडर, ये अगेन इसका डिफरेंस देख लें। ईदी ऑर्गेनिक लीडर की मिसाल है, हिटलर डेजिग्नेटेड लीडर। प्रॉब्लम बेस्ड लाइफस्टाइल होता है, ऑक्सीटोसिन ड्रिवन एजेंसीज होती हैं, मिसाल के तौर पे एम्पैथी, ह्यूमिलिटी, वाइडर अपर्चर्स टू लाइफ, विजडम बेस्ड डिसीजंस। डोपामीन ड्रिवन एजेंसीज होती हैं, नार्सिसिज्म है, एरोगेंस है, एक्सट्रीम मायोपिया है, छोटा विजन है। इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजंस है, ना कि विजडम बेस्ड। विजडम और इंटेलिजेंस में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस है 2 + 2 = 4। विजडम ये है कि डिले भी किया जा सकता है चीज़ को, और सारी चीज़ों को प्रोज एंड कॉन को सामने रख के फैसला किया जाए। इसका पता है आपको, इस खातून का ऑन्ग सैन सू काई, म्यांमार जो है जी, उसकी प्रेसिडेंट है। तो इसने बहुत जुल्म कराया है मुसलमान जो वहाँ के आबादी है, और जो बुद्धिस्ट हैं उस इलाके के, उन्होंने कत्लो गारत किया मुसलमानों का। तो इसने कोई स्टैंड नहीं लिया मुसलमानों के लिए, ठीक है। वो रेफ्यूजीज बन के उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। म्यांमार से बांग्लादेश आए, वो इंडिया गए, वो रेफ्यूजीज। तो कम्युनिटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कम्युनिटी गेन इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। लैक ऑफ एम्पैथी होती है इनमें, दे डोंट केयर व्हाट्स गोइंग ऑन विद पीपल। मायोपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ अचीवमेंट होते हैं। मदर टेरेसा को इससे कंपेयर किया जाए तो ह्यूमैनिटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक है कम्युनिटी बेस्ड, एक है ह्यूमैनिटी बेस्ड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितनी बातें हैं वो ह्यूमैनिटी बेस्ड हैं कि कम्युनिटी बेस्ड? ह्यूमैनिटी बेस्ड है, ठीक है। तो ये लीडर की खास बात होती है। प्रॉब्लम बेस्ड पर्पस होता है, ना कि कम्युनिटी गेन उसका मकसद होता है। जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक पर्पस है। लैक ऑफ पर्सनल गेम होता है, उन्हें फेम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना शौक होता है। ग्लोबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अचीवमेंट होते हैं, ना कि मायोपिक डिटर्मिनेंट्स। ग्लोबली सोचते हैं वो, ठीक है, जैसे अंबिया थे। शेख हसीना और महातीर मोहम्मद, ये मेरी रिसर्चेज नहीं है,
ये लीडरशिप ट्रेनर्स की रिसर्चेस मैं आपको कोट कर रहा हूँ कि इन्होंने इन लीडर्स को कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, लीडरशिप ट्रेनर्स की राय है। शेख हसीना को डोपामीन बेस्ड लीडरशिप में रखा है ट्रेनर्स ने, और महातीर मोहम्मद जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर गुजर चुके हैं, अभी नहीं है, ऑक्सीटोसिन बेस्ड लीडरशिप है। क्या है? गेनिंग फिलॉसफी, गेन करना, ठीक है, गेन करते जाना, गिविंग नहीं है। एक गेनिंग फिलॉसफी, एक गिविंग है। एंटाइटलमेंट बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं और दूसरे जो है उनके ह्यूमन एलिमेंट है। पर्सनल गेन है, दूसरे का सक्सेस इंडिकेटर पीपल बेस्ड है। डोमिनेशन मेन मकसद है, उनका मेन मकसद है डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स फॉर अदर्स, और पावर बेस्ड अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। ये कुछ आपको पैरामीटर्स हैं, आप मजीद पढ़ लीजिएगा। हदीस है, द बिलीवर इज लाइक अ लाइट रेन, एवरीवेयर ही गोज ही ब्रिंग्स बेनिफिट। ये है असल में सर्वेंट लीडरशिप, कि जिधर भी वो जाता है बारिश की तरह वहाँ पे अच्छा ही होता है, फ़ायदा ही देता है लोगों को। इब्न उमर रिपोर्टेड द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द मोस्ट बिलवेड पीपल टू अल्लाह आर दोज हु आर मोस्ट बेनिफिशियल टू पीपल। तो ये सही हदीस है कि जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगला लॉ है द लॉ ऑफ टाइमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, डिसीजन मेकिंग और चूजिंग टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, ये लीडरशिप है। ज़्यादातर लोग रैश डिसीजंस लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, मायोपिक विजन होता है, देख नहीं पाते, ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से फंस जाते हैं। तो लीडर को वाइज होना चाहिए और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए, और ये बात इंसान सीखता है एक्सपीरियंस के साथ साथ। लॉ ऑफ एक्सप्लोजिव ग्रोथ, ये क्या है? लीडर्स क्रिएट लीडर्स। अगर एक बंदा लीडर रहा है और उसके मरने के बाद वो मिशन फ्लॉप हो गया है और कोई भी उसको संभालने वाला नहीं, तो इसका मतलब उसने लीडर क्रिएट नहीं किया, ठीक है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखें, उन्होंने अबू बकर को क्रिएट किया, उस्मान को क्रिएट किया रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को क्रिएट किया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को क्रिएट किया, एंड सो मैनी अदर लीडर्स। लाइन लगी हुई थी लीडर्स की, कोई भी लीडर बन सकता था क्योंकि सब में वही क्वालिटीज़ थी। तो ये सक्सेस था हमारे प्रॉफिट का। तो लीडर शेयर करता है अपने नॉलेज और विजडम को और तैयार करता है लीडर को। लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड, वो क्या है? ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप ट्रस्ट गेन करता है लोगों का, इसलिए लीडर को सच बोलना चाहिए ताकि वो ट्रस्ट गेन करें, रिस्पेक्ट कमांड करें, ठीक है। हमारे यहाँ मसला ये कि लीडर ट्रस्ट लूज़ कर देता है और फिर लोग उस पर रिलाई नहीं करते। लॉ ऑफ रिस्पेक्ट, पीपल नेचुरली फॉलो लीडर्स स्ट्रॉन्गर देन देमसेल्व्स। ये एक अल्लाह की तरफ से रूल है। अगर आपका लीडर वीक है, आप उसको फॉलो करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो लीडर को वेरी स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस में अपने असाब पे काबू होना चाहिए उसको, ठीक है। उसको कुर्बानी देने के लिए सफ़े अव्वल होना चाहिए, उसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के लिए सफ़े अव्वल होना चाहिए। तो आसान नहीं है लीडरशिप। आप ये सारी चीज़ें सुन के कहेंगे कि बेहतर है बंदा लीडर ना बने, तो ये आपकी सोच नहीं, ये सहाबा की सोच थी। सहाबा क्यों भाग जाते थे ऐसी महफिलों से जहाँ उन्हें लीडर बनाने लगते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब विसाल हो रहा था तो शूरा बैठ गई। हज़रत उमर को थोड़ा सा हिंट मिल गया मेरा नाम लेने वाले, भाग गए उठ के, और जाते हुए कह गए कि खुदा के लिए मेरा नाम ना लेना, अगर तुम लोग लेने लगे हो मैं बरी हूँ, जो भी तुम चूज़ करोगे मैं तैयार हूँ उसकी इताअत करने के लिए। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है कि लीडरशिप पे इसलिए आना कि मौजें करनी, ठीक है, मौजा हो जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब जो है वो किस लिए लोग करते हैं? इसलिए नहीं, सर्वेंट लीडरशिप के लिए, इसलिए कि महकमे मेरे अंडर होंगे, मेरा काम आसान हो जाएगा, गेस्ट हाउसेस बुक हो जाएंगे मेरे लिए, जिधर मैं जाऊंगा मौजें करूंगा, राइट, एक दबका मारूंगा काम हो जाएगा। वही तो, इसीलिए तो मुल्क तबाह हो गया, क्योंकि हम उन लोगों को ऊपर लाए जो मौजें करने के लिए आए थे। तो खैर, पीपल नेचुरली फॉलो लीडर स्ट्रॉन्गर। लीडर में तो सबसे ज़्यादा बर्दाश्त होनी चाहिए। लॉ ऑफ इनर सर्कल, बाय द वे आपको पता है ना कि इमाम अबू हनीफा को भी मार पड़ी है, इमाम अहमद बिन हम्बल को भी, इमाम मालिक को भी। उनके इमाम मालिक के तो हाथ डैमेज कर दिए थे ना मार मार के उस दौर के खलीफा ने। उसकी वजह इमाम मालिक को कहा कि काजी बन जाए, चीफ काजी, इनकार कर दिया, नहीं, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। कहते नहीं, मैं निभा ही नहीं सकता, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये कैसे मैं निभाऊंगा। तो उसने फिर बहुत मारा क्योंकि उसे नौ पसंद नहीं आया उसको, खलीफा को। तो ये बताने का मकसद कि लीडर जो होता है वो भागता है लीडरशिप से, ठीक है। ये उसकी, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटी। हैविंग सेड इट, एक बुनियादी टेक्निकल पॉइंट आपको बता दूं कि इन सम सिनेरियोज
कभी कभी आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, कोई हर्ज नहीं है। इसकी मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्होंने उस दौर के बादशाह को कहा था कि जाओ उसे जाकर कहो कि मैं अमीन हूँ और मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, तो मैं तुम्हारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की पोजीशन संभाल सकता हूँ। वजह क्या थी कि पर्सनल फेम नहीं थी, वो नबी थे। वजह ये थी कि अगर मैं गवर्नमेंट में टॉप पे आ जाऊँगा तो इंशाल्लाह मेरा मिशन आसान हो जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, उनका इख्तलाफ हो गया था। ये एक बहस है, ठीक है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक इख्तलाफ हो गया था उनका ये नहीं था कि मैं लीडर बन जाऊँ, उनका इख्तलाफ इस बात पे था कि मशवरा नहीं हुआ। वो एक अलग स्टोरी है तारीख़ में, खैर उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कभी कभी लीडर ये जाहिर कर सकता है। हज़रत अली की भी नीयत ये नहीं थी कि मैं लीडर बन जाऊँ, नीयत ये थी कि उम्मत का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो वो इख्तलाफ हो सकता है। एनीवे, लॉ ऑफ इनर सर्कल, अ लीडर्स पोटेंशियल इज़ डिटरमिन्ड बाय दोज क्लोजेस्ट टू हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको समझ लें। लीडर अपने इर्द गिर्द टीसी करने वाले और चापलूसी करने वाले लोग को नहीं रखता, ठीक है। ये हमारे यहाँ ये होता है, वो पीछे चापलूसी करने वाले हैं, ठीक है, और वो उसे मज़ीद बूस्ट कर रहे हैं, उसकी ईगो को बूस्ट कर रहे हैं, उसके गलत फैसलों को बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सवाल उससे पूछा जा रहा है, जवाब वो दे रहे हैं कि नहीं सर तो बड़े ज़बरदस्त है, आपको सर का पता नहीं। लीडर ऐसे लोगों को रखता है जो मुखलिस हैं उसके साथ, हाँ तारीफ़ भी करते हैं लेकिन फीडबैक देते हैं, ठीक है। तभी तो ग्रोथ होगी, अदरवाइज़ तो ग्रोथ नहीं होगी। तो आप भी ऐसे दोस्तों को ज़रूर अपने साथ रखें जो थोड़ी सी फीडबैक भी आपको देना पसंद करें, आपको समझाना पसंद करें। ये आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो इनर सर्कल को अच्छा रखें, स्ट्रॉन्ग रखें इनर सर्कल को। लॉ ऑफ द पिक्चर, द लॉ ऑफ द पिक्चर स्टेट्स दैट पीपल विल फॉलो द लीडर नॉट जस्ट इन देयर स्पीच बट मोर इम्पॉर्टेंटली इन देयर एक्शन। लोग एक खाका बना लेते हैं एक इंसान का, और जो खाका उस इंसान का बन जाता है उसके मुताबिक लोग भी वही करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता लगे ना कि यार लीडर इस बात पे फिसल गया, तो आपको ना एक बहाना मिल जाएगा कि फिर मैं कौन हूँ, मैं भी फिसल सकता हूँ, ठीक है। तो लीडर को स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए क्योंकि उसको कॉपी किया जाएगा। यहाँ पे मैं औरतों के लिए रेलेवेंसी एक करना चाहूँगा बात इसमें कि देखें, बच्चा जो है ना वो आपको कॉपी करेगा, इमिटेट करता है बच्चा, फादर को भी करता है, मदर को भी करता है। तो अगर हमें खुद बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है, अगर हमारे खुद इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी नहीं हो, बच्चा पिक कर लेगा, ठीक है। तो ज़रा कोशिश करें कि बच्चे के सामने अपनी वीकनेसेस जाहिर ना की जाए। लड़ाई भी कभी बच्चे के सामने ना की जाए, बच्चा उसको पिक कर लेता है। लॉ ऑफ सेक्रीफाइस जो कि बहुत एविडेंट है, वो क्या है? लीडर्स मस्ट गिव अप टू गो अप। लीडर्स को कभी कभी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। जैसे वो एक बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है कि बास्केटबॉल फॉल कर रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है, तो किसी ने लिखा हुआ है कि फॉलिंग इज़ नॉट ऑलवेज लूजिंग, फॉलिंग डाउन इज़ नॉट ऑलवेज लूजिंग। तो कभी कभी आपको पीछे से हटना भी पड़े, हो सकता है सेक्रीफाइस भी करनी पड़े। कोई बात नहीं, मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा, अल्लाह तो जानता है। इस्लाम की खूबसूरती ये है, और इसने मेरी बड़ी हेल्प की है इन डिफरेंट लीडरशिप पोजीशंस। एट द एंड ऑफ द डे हम इस बात पे राज़ी हो जाते हैं कि यार चलो, लोगों ने अगर नहीं मुझे क्रेडिट दिया तो कम अज़ कम अल्लाह ने तो देख लिया ना, मैंने अल्लाह के लिए किया था, अल्लाह ने देख लिया, अल्लाह क्रेडिट दे देगा, अल्लाह ताला इसके बदले मेरे गुनाह भी माफ़ फरमाएगा और मुझे इज़्ज़त भी देगा। इस माइंडसेट को अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक उसके साथ शामिल कर लें, एक डेली हैबिट के साथ शामिल कर लें, तो आप खुश रहेंगे। जैसे बानो कुदसिया का कोट है कि इंसान के दिल में एक कब्रिस्तान होना चाहिए जहाँ वो लोगों के कसूर को दफन करता रहे, ठीक है। अदरवाइज़ तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी क्योंकि लोग तो तंग करेंगे। तो ये इन शॉर्ट कुछ मैंने आपको लॉज बताए। अगर किसी ने डिटेल पढ़नी है तो 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप, जॉन मैक्सवेल, ठीक है, ये उस किताब का नाम। लास्टली मूसा अलैहिस्सलाम का लीडरशिप स्टाइल देख लेते हैं। वो स्टोरी है पूरी, थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पे बुलाया, पूरी ट्रेनिंग दी, उनके हाथ में असा था। अल्लाह ने पूछा, मूसा आपके हाथ में क्या है? अब उनका जवाब आगे से सुने। इतना एक्साइटेड हो गए कि रब्बुल आलमीन मुझसे बात कर रहा है, मेरा खालिक। उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये मेरा असा है, इससे मैं बकरियां चराता हूँ, इससे मैं झाड़ियों के पीछे करता हूँ, इस पर मैं रेस्ट करता हूँ, और इससे मैं और भी बहुत से काम करता हूँ। यानी वो बोली गए, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे पूछूँ, ये आपके हाथ में क्या? आप कहें मोबाइल, बस बात ख़त्म, एंड ऑफ कन्वर्सेशन।
लेकिन अगर आप मुझे पसंद करते हैं एज ए टीचर, आप कहेंगे कि सर ये मोबाइल है, इसमें नोट्स भी लेता हूँ मैं, इसमें ये भी करते हैं, इसमें ये भी करते हैं, आप बोल ही जाएंगे। तो देखिए, पहली चीज़ अल्लाह ने ख़ुद अपने उससे बिहेवियर से मूसा इस्लाम को साबित किया कि जो लीडर होता है वो लोगों की पर्सनल बातों का भी ख्याल रखता है। ठीक है, पर्सनल शौक का पूछना, हाल चाल पूछना, वो तो बॉस हो गया ना, आया इसने काम किया कि नहीं किया, ये सुन के बस उसकी परफॉर्मेंस जज की और चले गए। लीडर क्लोज होता है, हाल चाल पूछता है, ठीक है, प्यार से पेश आता है, कोई पर्सनल इशू है मुझे बताओ, ठीक है मैं हाजिर हूँ तुम्हारी को मदद करनी, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर कहा कि मूसा इस असा को फेंको। असा को जब फेंका वो अज़दा बन गया, तो अल्लाह ने कहा डरो नहीं, पकड़ लो। ठीक है, ये भी बहुत अजीब बात है कि पहले कहा डरो नहीं, फिर कहा पकड़ लो। ठीक है, पकड़ लो और डरो नहीं, पहले कहा पकड़ लो और फिर कहा डरो नहीं, यानी असा को होल्ड योर असा, तुम डरो नहीं। और उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कुछ दरख्वास्त की कि अल्लाह अब आप मुझे इतना बड़ा मिशन दे रहे हैं तो मेरे ये मसाइल हल कर दें। रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे सीने को खोल दें, वयस्सिर ली अमरी, मेरी ज़ुबान की गिरा, मेरा काम आसान कर दें, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, लिसान ज़बान को कहते हैं, मेरी ज़बान की गिरा खोल दें, यफ़क़हू क़ौली, ताकि मैं बहुत अच्छे से बात कर सकूं। तो देखें, ही न्यू हिज़ वीकनेसेस और वही अल्लाह से मांगा उन्होंने। वजअल्ली वज़ीरन मिन अहली, और अल्लाह मेरा वज़ीर एक कायम कर दे। और अल्लाह को बताया कौन, हारून आखी, मेरा भाई हारून। ठीक है, तो ही न्यू एवरीथिंग, मैंने अल्लाह से क्या मांगना है। इसमें लीडरशिप लेसन। अब हम ज़रा आगे देखते हैं। पहली जो चीज़ लीडरशिप, उनकी लीडरशिप से साबित हो रही है, वो है करेज। करेज क्या होता है? करेज इज़ नॉट द एबिलिटी टू एलिमिनेट फियर। देखिए, करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, फियर नेचुरल है। अंबिया को भी डर लगता था और मूसा इस्लाम ने कहा अल्लाह हम डर रहे हैं फिरौन की तरफ जाते हुए, वो मार ना दे हमें। तो अल्लाह ने कहा कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं देखता हूँ और मैं सुनता हूँ। ये अल्लाह का जवाब था। ठीक है, तो करेज है अपने फियर्स को फेस करना। फियर्स रहेंगे, फियर ऑफ द फ्यूचर, फियर ऑफ द प्रेजेंट, फियर ऑफ द पास्ट। ठीक है, मेरा क्या बनेगा, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, पता नहीं फ्यूचर में मेरे लिए क्या है। फेस इट, ट्राई टू फेस इट। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एक पूरा प्रोसेस है फोबियाज में जो साइकोलॉजिस्ट कराते हैं, साइकोथेरेपिस्ट। जैसे एक बंदे को क्रोकोडाइल का फियर है, उसको पहले क्रोकोडाइल की तस्वीर दिखाते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिकली, फिर उसको क्रोकोडाइल की वीडियो दिखाते हैं, फिर ऐसी वीडियोस दिखाते हैं जिसमें लोग हाथ फेर रहे हैं क्रोकोडाइल पे, प्यार कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कह रहा, फिर करीब ले जाते हैं क्रोकोडाइल के। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीका। एट द एंड हाथ लगवाते हैं, उसका फियर ख़त्म कर देते हैं। जिन लोगों को फ़्लाइट फोबिया है उनको पहले जहाज़ की फ़्लाइट दिखाते हैं, फिर जहाज़ में बिठाते हैं, ठीक है, फिर उनको फ्लाई करवाते हैं लिटरली, तो उनका फियर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो लीडर का काम भी यही है कि लोगों को सिस्टमैटिकली चलाए। ठीक है, उनको उनके फियर्स आहिस्ता 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 फियर्स के साथ क्लोज करें ताकि वो ग्रो कर जाएं। यही हिकमत है। हम पूछते हैं ना कि हमारी ज़िंदगियों में मसाइल क्यों आते हैं, मसलों से हम सबको डर लगता है, लेकिन अल्लाह इज़ द लीडर ऑफ द यूनिवर्स। अल्लाह हमारी ट्रेनिंग कर रहा है। मसाइल करीब आते हैं, हमारे डर पैदा होते हैं, उस डर को अल्लाह फेस कराता है हमें, और फेस करा के हिम्मत भी देता है। ठीक है, तो हम ग्रो कर जाते हैं, हम स्ट्रांग हो जाते हैं। तो पहली चीज़ है करेज, कि फेस योर फियर्स, डो नॉट बी अफ्रेड, फेस योर फियर्स। दूसरा लेसन है पॉइज। पॉइज कहते हैं कंपोजर को। लीडर कंपोज रहता है, पैनिक नहीं होता। पैनिक होना अच्छी बात नहीं है। कंपोज रहें, अल्लाह से दुआ करें, तवक्कल करें, पैनिक ना हो। ये मूसा अलैहिस्सलाम की ट्रेनिंग कैसे की, अज़दहा जब सामने आया तो वो पैनिक हो गए, तो अल्लाह ने कहा कि कंपोज रहो, ठीक है, हिम्मत करो। नंबर 3, ऑप्टिमिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कहा फ़िरौन के बारे में? फ़िरौन के बारे में कंफर्म था अल्लाह को कि ये हिदायत नहीं लाएगा। ठीक है, अल्लाह को गैब का पता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि देखो उसकी तरफ जाओ, वो हदें पार कर गया एरोगेंस की और जुल्म की, और देखो जब उसके पास जाओ तो नरमी से बात करना, शायद के बाद सुन ले। ऑप्टिमिज्म, ठीक है, होप दिलाया जा रहा है, पॉजिटिविटी दी जा रही मूसा अलैहिस्सलाम को। तो लीडर ऑप्टिमिस्ट होता है। आपने इसीलिए देखा है कि क्रिकेट मैच में हार चुके होते हैं मैच, लेकिन लीडर क्या कर रहा होता है? क्लैपिंग। वो डिस्करेज होके नहीं खड़ा होता, वो डिस्करेज हुआ, सबकी बॉडी लैंग्वेज डाउन है, ठीक है, वो स्टिल अप्रिशिएट कर रहा होता है, स्टिल
होप दिला रहा होता है, नहीं हम 1 रन भी सेव कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होप दिलाया ग़ज़वा खंदक के मौके पे। सहाबा बहुत डिस्करेज थे, बैटल ऑफ अहज़ाब, ग़ज़वा खंदक, उसमें ये कि कन्फेडरेट्स सारे मिल के हमला करने वाले थे, मुशरिकीन, ज्यूज़, राइट, कुफार जो ट्राइब्स थे इधर उधर के, वो सब आ रहे थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोद रहे थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा थोड़े डीमोटिवेटेड थे रियलिस्टिकली। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरी जो टीम है वो डीमोटिवेट हो रही है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हथौड़ा लिया और उससे एक पत्थर को ज़रब लगाई तो वो हाफ हो गया, उसमें से रोशनी निकली। ये मौजज़ा था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुबारक हो, शाम फतह होगा। एक और ज़रब लगाई, वो और हाफ हो गया, रोशनी निकली, कहा मुबारक हो, फारिस फतह होगा। अब ये ऑप्टिमिज़म है कि तुम लोग इससे डर रहे हो कि मदीना हाथ से ना चला जाए, तुम तो वो टीम हो जिसने फारिस को भी फतह करना है और शाम को भी फतह करना है। तो ये वर्ड्स ही होते हैं, वर्ड्स मीन अ लॉट, ठीक है। नंबर 4, क्लियर विजन। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से ये लीडरशिप लेसन मिल रहा है कि जितना लीडर क्लियर है उतना वो अच्छा लीडर है, जितना उसको खुद क्लैरिटी है, ठीक है। अगर वो खुद कहे कि मुझे भी नहीं नज़र आ रहा ये कैसे होगा, या मुझे भी नहीं पता, तो इसका मतलब उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की इतनी क्लैरिटी थी कि उन्होंने एग्जैक्ट वही चीज़ें अल्लाह से मांगी जो उनकी वीकनेस थी, ठीक है। तो ये क्लैरिटी शो करता है, उनका विजन बहुत क्लियर था। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लाइफ से लीडरशिप लेसन्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ क्विकली। 3 सहाबा की केस स्टडी रखता हूँ आपके सामने। नंबर 1 हज़रत ज़ाहिर, नंबर 2 हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद एंड नंबर 3 हज़रत अब्दुल्ला बिन मखतूम। हज़रत ज़ाहिर कौन थे? हज़रत ज़ाहिर जो हैं वो शक्ल सूरत के को खूबसूरत इंसान नहीं थे, यानी बाकायदा अल्फाज आते हैं कि वो बदसूरती यानी जो होती है, अल्लाह ने बनाई हैं सूरतें सारी, तो वो कोई इतने अट्रैक्टिव शक्ल के नहीं थे और गरीब भी थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज़रत ज़ाहिर जो है वो कुछ बेच रहे थे बाज़ार में, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से हग कर लिया उन्हें आके, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हु विल बाय दिस मैन, ठीक है, मजाक करते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए लीडर, कौन है जो इसको ख़रीदेगा मेरे बंदे को। तो हज़रत ज़ाहिर हंसे, लेकिन फिर हज़रत ज़ाहिर ने एक बात की कि या रसूलल्लाह मेरी तो कीमत बहुत ही कम मिलेगी आपको, ठीक है, मुझे कौन ख़रीदेगा या रसूलल्लाह। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त ऐलान किया सबको मुखातिब करके कि ज़ाहिर तुम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हो, तुम्हारी कीमत का अगर इन लोगों को एहसास हो जाए तो ये तुम्हें किसी भी मुंह मांगे दाम पे ख़रीदेंगे, ठीक है। तो देखें लीडरशिप क्या है, कैसे मोटिवेट किया अपने बंदे को और किस तरह सेल्फ एस्टीम उनकी बढ़ाई और किस तरह कॉन्फिडेंस दिया उन्हें, ठीक है। अब्दुल्ला बिन मसूद फ़कीहुल उम्मा है, फ़िक़्ह हनफी सारी अब्दुल्ला बिन मसूद से आ रही है, ठीक है, इतने बड़े जय्यद सहाबी हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सहाबा, गरीब आदमी थे, चरवाहे थे, इतनी इतनी टांगे थी, पतली पतली लिटरली। अबू जहल जो है ना वो बुली करता था अब्दुल्ला बिन मसूद को और कहता था कि ये देखो इसकी टांगे देखो, ये चरवाहा, इस कमज़ोर इंसान से मोहम्मद हमें डराता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने का मकसद था कि हमें कहता है फारिस फतह करूँगा, शाम फतह करूँगा, ये इसकी फ़ौज है, ठीक है, इस तरह के ताने मारता था। और अबू जहल को कत्ल किसने किया जंग बदर में? अब्दुल्ला बिन मसूद। 2 ने ज़रब लगाई थी, एंड में जो कत्ल किया था वो बच्चे थे ना, उन्होंने ज़रब लगाई थी, लेकिन जो खात्मा किया था अब्दुल्ला बिन मसूद ने किया था, ठीक है। एनीवे अब्दुल्ला बिन मसूद एक बार दरख्त पे चढ़ के खजूरें उतार रहे थे तो उनकी टांगें ज़ाहिर हो गई, वो उन्होंने चुंगी पहनी हुई थी, लुंगी पहनी हुई थी। तो अब्दुल्ला बिन मसूद का मजाक उड़ाने लगे, बाकी साहबा वैसे ही जैसे मजाक उड़ाते हैं आम तौर पे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसकी टांगों पे मत हंसो, ये टांगें ओहद पहाड़ से भी भारी हैं, यानी इनका जो भार है वो ओहद पहाड़ से भी ज़्यादा है, क्योंकि इन टांगों ने हिजरत की है, मदीना की बात है, ठीक है। तो देखिए उसी वक्त कॉन्फिडेंस बूस्ट किया अपने उसका टीचर। अब मैंने बार बार आपको क्यों कहा है कि टीचर भी लीडर है। आपको पता है क्लास में बुलिंग कितनी होती है। एक बच्चा हो सकता है उसके घर में लड़ाई चल रही हो सकता है उसका बाप एब्यूसिव है, हो सकता है उसकी माँ किसी प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो टीचर जब तक उसके प्रॉब्लम को नहीं समझेगा तब तक जो है वो लीडर ही नहीं है। फिर सिर्फ परफॉर्मेंस एनालाइज किए जाए, ये नालायक है, तो वो कोई अच्छा टीचर तो ना हो। तो इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। नंबर 3 वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन मखतूम। कौन है?
पता है आपको? अबसा वतवल्ला अन जाअहुल अअमा, सूरह अबसा चैप्टर 80 अब्दुल्ला बिन मख्तूम पे नाजिल मतलब उनके वाक़ये के हवाले से नाजिल हुई है। अब्दुल्ला बिन मख्तूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे, लेकिन गरीब और मिस्कीन और अंधे, ब्लाइंड थे। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के लीडर से कोई बात कर रहे थे मक्का में। अब्दुल्ला बिन मख्तूम पीछे से आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बात करना चाहिए, कुछ सवाल पूछना चाहा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आप कह लें कि एज सच कोई मिस्टेक नहीं थी, ये नेचुरल है कि मेरा अगर रिश्तेदार, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, मेरी कोई बहन, कोई भाई, कोई रिश्तेदार आ जाए तो ये नेचुरल है कि मैं उसे कहूँगा क्लास पढ़ा रहा हूँ, रुको, ऐसे ही है ना। लेकिन सिर्फ इस बात पे, इतनी सी बात पे वही नाजिल होगी, अबसा वतवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का, कि नबी फिरा, नबी फ्राउंड, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं देखा और थोड़े से ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे फ्राउनिंग होती है ना, कि थोड़े से नागवार एक्सप्रेशन दिए और मुड़ गया। और तुम्हें क्या पता कि वो बंदा सुन लेता। देखिए अल्लाह ने बाकायदा स्कॉल्ड कर दिया, अल्लाह अकबर, इतनी सी बात। उसके बाद आपको पता है, इस वही के बाद, अबसा वतवल्ला के बाद, जब भी अब्दुल्ला बिन मख्तूम आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनसे मिलते थे, इतनी इज्जत देते थे, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे इस शख्स की वजह से ये वही आई है, अबसा वतवल्ला। और हज़रत बिलाल के साथ जो मुअज्जिन थे, सेकंड मुअज्जिन, वो अब्दुल्ला बिन मख्तूम थे, यानी इस लेवल का ऑनर दिया। तो लीडर का क्या काम है? अपनी गलतियों को दुरुस्त करना, माइंड ना करना, और उस शख्स को ज़्यादा प्रिविलेज देना जो डिज़र्व करता है, ठीक है। तो ये लीडर के, मैंने 3 आपको जी वाक़यात सुनाए। और लास्ट बात यही है जी, देखें कि मुसलमान लीडर में और नॉन मुस्लिम लीडर में फ़र्क ही ये है कि नॉन मुस्लिम्स के यहाँ चूँकि उनकी सोसाइटी में अब रिलीजन एक अहम चीज़ नहीं है, सेकुलर सोसाइटी है ना, तो उनके यहाँ ना वही की कोई अहमियत है, ना बाइबल की कोई अहमियत है, ना रिलीजन की कोई अहमियत है, सीधी सी बात है। इसलिए दे आर ऑन देयर ओन, वो जो भी करते हैं इंसानों के मुताबिक करते हैं और अपने इंसान होने के नाते करते हैं। हम लोगों को एज ये है मुसलमान लीडरशिप को कि हम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं और जवाब दें अल्लाह को। इससे एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आयद होती है और एक एक्स्ट्रा एज है हमें, उस एज का नाम है खुदा खौफी, ठीक है। जिस लीडर में खुदा खौफी आ जाएगी, आप सोचें कि वो अकेले में भी, तन्हाई में भी डेडिकेटेड है और सिंसेयर है। क्यों? उसे पता है कि अल्लाह सुन रहा है। और ये लीडरशिप आपको सहाबा में नज़र आएगी, हज़रत उमर में नज़र आएगी, ठीक है। खुदा खौफी इस पीक की, इस लेवल की खुदा खौफी कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को निकलते थे पहरा देने के लिए, स्ट्रीट्स में अपनी नींद कुर्बान करते थे, जो कि बहुत मुश्किल काम है, आज कोई नहीं कर सकता। और देखते थे किसकी क्या ज़रूरियात है, राउंड मारते थे। और अगर उन्हें पता लग जाता था कि ये औरत या ये मर्द उमर की वजह से सफ़र कर रहा है, तो सारी सारी रात रोते थे, तौबा करते थे अल्लाह से। वो वाक़या आपने सुना होगा हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि एक बार अपने ग़ुलाम के साथ, शायद आसिम नाम था, असलम नाम था उस ग़ुलाम का, उसके साथ एक इलाके पहुँचे, चलते चलते, पेट्रोलिंग करते करते। वहाँ क्या देखते हैं कि एक औरत झोंपड़ी में है और उसके बच्चे रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, 3-4 बच्चे थे। पूछा है औरत क्यों रो रहे हैं ये? तो कहा ये भूखे हैं। तो हज़रत उमर ने थोड़ा सा डांटा कि फिर खाना खिलाएं इन्हें, कैसी माँ है तू? तो वो गुस्से हो गई, उसने कहा कि कहाँ से खिलाऊं, है ही कुछ नहीं। तो हज़रत उमर ने कहा क्यों, तेरे तक गला नहीं पहुँचता? तो उसने कहा कि ये तो तुम जाओ ना खलीफा से पूछो, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। उसने नहीं सोचा खलीफा बनने से पहले। तो हज़रत उमर हैरान हुए, कहते हैं औरत, उमर को कैसे पता लगेगा कि तेरे पास खाना नहीं है? उमर तो वहाँ बैठा हुआ है। तो उस औरत ने कहा कि अगर उसको इतना नहीं पता तो खलीफा बना क्यों है? तो हज़रत उमर एकदम अफसुर्दा हो गया कि बात तो ठीक है। हज़रत उमर उसी वक्त वापस मुड़े और वहाँ जो माल गनीमत था वहाँ से आटे की बोरियाँ उठाईं, अपने कंधे पे ला दी, और असलम कहता रहा कि मुझे दे दे। हज़रत उमर बुढ़ापे में थे, लेकिन उन्होंने डांट दिया असलम को कि असलम, क़यामत वाले दिन भी मेरा बोझ क्या तू उठाएगा? इसलिए मुझे उठाने दे, मेरा बोझ है। वो उठा कर बुढ़ापे में लेकर आए उस औरत के घर तक, झोंपड़ी तक, उसके साथ मिलकर डिश बनाई, उसे सिखाया कि ये उस डिश का नाम सिर पता नहीं क्या होता है, खैर सरीब होता है शायद। वो आटे के बॉल्स बनाते हैं और फिर उसका सूप बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस। वो बनाना सिखाए उसके साथ मिलके,
और उसके बाद जब तक देख नहीं लिया कि उसके बच्चों ने खाना नहीं खाया, तब तक वहाँ से ना उठे। जब खाना खा लिया, तसल्ली बख्श हुए और उठकर वहाँ से जाने लगे, तो औरत ने कहा जज़ाकल्लाह खैर या हसन और रजल, ए अजीम इंसान, एहसान करने वाले इंसान, तेरा बहुत शुक्रिया, और काश तू उमर होता, काश तू खलीफा होता। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, कहा ऐसा कर, कल तू आई उमर के पास, मुझे वहीं पाएगी, मैं वहीं होता हूँ, मैं वहीं बैठा होता हूँ। तो आप देखें कि ये है सर्वेंट, ये खुलासा। क्यों ऐसा किया उन्होंने? को पब्लिक फ़ायदा था, सिर्फ खुदा खौफी, अल्लाह अल्लाह मुझसे पूछेगा, अल्लाह मेरी पकड़ कर लेगा, एक कुत्ता भी मरता है तो अल्लाह मेरी पकड़ कर लेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें एज है, मुसलमान लीडर उनसे भी ज़्यादा अच्छा लीडर बन सकता है गोरों से, क्योंकि उसके पास खुदा खौफी है। तो इन शॉर्ट ये लीडरशिप है। जज़ाकल्लाह खैर, 120 हो गए हैं। अब आपका क्विज़ होगा। वैसे कोई सवाल है तो पूछ लें, चलें 5 मिनट हम Q&A ले लेते हैं, उसके बाद बेशक हम क्विज़ शुरू कर देते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, जो भी आप करें फ्यूचर में इंशाल्लाह। लेकिन ये कि यूथ क्लब के दरवाज़े खुले हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्स ख़त्म हो रहा है तो हमारा राब्ता नहीं है। आप यूथ क्लब कभी भी आ सकते हैं, हमारे इवेंट्स में आएँ, कभी ऑफिस विज़िट करें, यूथ क्लब लाहौर गूगल पे सर्च करें, लोकेशन आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, ज़रूर जी। सर आपने कहा था कि अगर कोई सवाल करे जी तो अगर हम तैयार हो तो हम ज़्यादा उसका जवाब देते हैं पढ़ के। जी जी, ऐसा नहीं है कि जितना सवाल पूछे उतना जवाब देना चाहिए। देखिए ऐसा ही है अमूमी तौर पे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक ऐसी सिचुएशन की कि मिसाल के तौर पे मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी यहाँ आ जाए इस वक्त, ठीक है, जैसे कोई आलिम दीन है, मुझे बहुत ही पसंद है, वो अभी आ जाए दरवाजे के सामने, तो वो मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ज़रा एक्साइटेड होकर हो सकता है ज़्यादा जवाब दे दूँ। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की एक्साइटमेंट थी इन अ वे कि वो बात करना चाह रहे थे। आपने देखा ना, पसंद के शख्स को हम उठने नहीं देते, हमारा दिल करता है बातें किए जाएं। तो ये है असल में उससे मुराद। जी, और कुछ सवाल? जी सर असल इस्लाम तो वेस्टर्न फॉलो कर रहा है कि एनिमल्स के राइट्स को भी देखें। जो तो उमर ने बताया कि अगर कुत्ता भी मरता है तो उसका जवाब दे मैं हूं। जी हाँ, तो मुस्लिम में जो इस्लाम है वो क्यों नहीं, और उधर क्यों फॉलो हो रहा है, इसकी क्या रीज़न है? ऐसे ही है। देखिए हर कौम में कुछ खसूसियात हैं, क्योंकि सारे इब्ने आदम है, हर कौम की कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो ये गोरों की क्वालिटीज़ कह लें आप, या उनका सिस्टम ऐसा है, ये अभी आया है, ऐसा नहीं है कि शुरू से वो ऐसे थे। सबसे बारबैरिक हिस्ट्री यूरोप की है, अगर आप इफ़ यू गो बैक, ठीक है, ये उन्होंने सीखी हैं कहीं से चीज़ें, और अच्छी बात है, सीख लिया, यही तो लीडरशिप है। तो सीख लिया अब, तो अब वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे असल में आप मौलाना मौदूदी की किताब पढ़े ना, सेकुलर वर्सेस इस्लामिक एथिक्स, उसमें बहुत अच्छी ये बात समझाते हैं कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है ना, वो सेकुलराइज सोसाइटी है। उनके यहाँ जो भी हो रहा है ना, जो भी एथिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो सोशल रैंकिंग के लिए ज़रूरी कर दिए गए हैं। ठीक है, कि जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे, आपको एक अच्छा इंसान नहीं समझा जाएगा। और वहाँ आप कह लें प्रोग्रेस प्लस प्रमोशन की एक वो रख दी गई हैं, क्राइटेरिया रख दिया गया है। ठीक है, इसलिए वो सोसाइटीज़ प्रोग्रेस कर रही इन चीज़ों में, गवर्नमेंट भी फंड कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ठीक है, बाकायदा कम्युनिटी सर्विस की बेसिस पे एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये ऑटोमेटिकली उनका मिजाज बनता जा रहा है कि हमने कम्युनिटी सर्विस करनी है। अगर आप इस्लामिक साइड पर आएंगे तो इस्लामिक साइड पर होता है हर चीज़ अल्लाह के लिए। ये नहीं कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, वो मिल जाए तो अच्छी बात है, ये एक एक्स्ट्रा है। तो मुसलमान शायद इसलिए इस चीज़ से दूर हो गए क्योंकि हमारे जो अकाबरीन हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, उन्होंने बात ही सिर्फ तौहीद पे और बात ही सिर्फ फ़िक़ा पे की है कि बस ये सही है, ये गलत है, ये सही, ये गलत है। जुम्मे के खुतबात आप देख लें, कितने वुमेन राइट्स पे होते हैं, कितने जो है जी वो सोशल इश्यूज़ पे होते हैं, कितने एनिमल राइट्स पे होते हैं। मुसलमान एक्टिव ही नहीं इस चीज़ में। सर हम थ्योरेटिकल पे हैं, वो प्रैक्टिकल पे हैं। वो प्रैक्टिकल पे हैं, और उन्होंने इसको अपने माशरे में सक्सेस का एक वो क्राइटेरिया बना दिया कि ऊपर आना है तो ये करना पड़ेगा, तो वो कर रहे हैं। ऐसे ही है, ये उनकी सक्सेस की वजह है। तो हमारा विज़न छोटा है असल में।